एंगल वन एंगल करेंगे उसमें, ठीक है। हाँ जी बताइए क्या प्लान था हमारा। मुझे ये चीज करवानी है इस चीज के, तो सबसे पहले मैंने ये कहा था कि पीटी और टी क्यू आपस में क्या हो जाएंगे, इक्वल। तो ये वाला एंगल इस वाले एंगल के इक्वल हो जाएगा, सही है। ये आपने प्लान बनाया था। तो अच्छा जी, जब ये एंगल इस एंगल के इक्वल हो जाएगा, फिर हमने कहा था एंगल सम प्रॉपर्टी लगाएंगे हम। तो आइए चलिए वही कर देते हैं। इन ट्राइंगल पीटी क्यू, ठीक है। यहाँ पर हम लिख देते हैं कि लेट इट बी एंगल वन, ये एंगल टू। तो हम यहाँ पे लिखेंगे पीटी किसके इक्वल है, टी क्यू के, सही है। पीटी अगर टी क्यू के इक्वल है, रीजन आप जानते हैं, रीजन क्या है इसका, टेंजेंट ड्रॉन फ्रॉम एक्सटर्नल पॉइंट्स आर इक्वल, ठीक है। वो आप रीजन यहाँ पे लिख लें। पीटी का अपोजिट एंगल कौन है, एंगल टू। टी क्यू का अपोजिट एंगल कौन है, एंगल वन। तो एंगल टू किसके इक्वल हो जाएगा। देखो मैं इस क्वेश्चन की बार बार प्रैक्टिस करा रहा हूँ, कुछ मतलब है इस चीज का, ठीक है। और रीजन क्या होगा इसका, एंगल अपोजिट ऑफ इक्वल साइड्स आर इक्वल, ठीक है। तो ये वाला एंगल भी इसके इक्वल हो जाएगा। फिर हम लोगों ने कहा था कि हम इसमें एंगल सम प्रॉपर्टी लगा देंगे, एंगल वन एंगल टू प्लस एंगल पी टी क्यू इक्वल टू 180 डिग्री, रीजन एएसपी एंगल सम प्रॉपर्टी, ठीक है। अब हमें जो चीज लेके आनी है एक बार उस पर गौर करें। देखो प्रूफ का सबसे बड़ा तरीका यही है, जो चीज लेके आनी है उसके जैसा बनना चाहिए। अब मुझे लेके आना है पीटी क्यू, तो भाई मेरे इस इक्वेशन में पीटी क्यू है या नहीं है, आंसर है बिल्कुल है। तो सही है, मतलब मामला यहां तक तो सही है, मतलब इक्वेशनों में वो चीज होनी चाहिए पीटी क्यू। अब मेरे को दूसरी तरफ लाना है ओपी क्यू, और ओपी क्यू जो है वो एंगल वन की तरफ है। तो एक काम करते हैं, इस टू को किस में कन्वर्ट कर लेता हूं मैं, वन में, क्योंकि टू और वन इक्वल है। तो मैं यही काम करूंगा कि भाई मैंने एंगल टू को क्या लिख लिया, एंगल वन, और एंगल वन जो था वो तो है ही, और इक्वल टू में कितना हो गया, 180। अब एंगल वन प्लस एंगल वन कितना हो जाएगा, टू एंगल वन प्लस एंगल पी टी क्यू और इक्वल टू में 180। यहां तो सही है, यहां तक समझ में आ गया। अच्छा जी, अब दोबारा प्रूफ की तरफ गौर करें। पीटी क्यू चाहिए, हाँ जी पीटी क्यू है, और क्या चाहिए, ओपी क्यू। जबकि मेरे पास क्या है, एंगल वन, मतलब ये वाला, मेरे को तो ये वाला चाहिए। अब मैं क्या इस एंगल को 90 माइनस ये एंगल लिखवा सकता हूं कि नहीं लिखवा सकता, बिल्कुल लिखवा सकते हैं। तो हम इसको लिखवा देंगे कि एंगल वन की जगह में क्या लिख रहा हूं, 90 माइनस एंगल ओ पी और प्लस में एंगल पी टी इक्वल टू, ये तो आपको समझ में आ गया होगा ये 90 क्यों है, क्योंकि रेडियस ऑलवेज मेक 90 डिग्री विद द टेंजेंट एट पॉइंट ऑफ कॉन्टैक्ट, ठीक है। 90 से मल्टीप्लाई, अब देखो मुझे एक बात बताओ, जो मुझे लेके आना है क्या वो इंग्रेडिएंट मेरे पास है, बिल्कुल है। तो अब ये पक्का इक्वल आ जाएगा। अब आपको बस सॉल्व करना है खाली, और गलत सॉल्व नहीं करना, क्योंकि जो चीज आपको चाहिए वो चीज ऑलरेडी है, बाकी एक्स्ट्रा है तो वो कटेगा। और वो कोई एंगल नहीं है, वो तो नंबर्स है, तो नंबर्स तो कट पट जाते हैं आपस में, अगर ये वाकई में इक्वल है तो टू से मल्टीप्लाई करके कितना हो जाएगा, 180। टू एंगल ओपी क्यू प्लस एंगल पीटी क्यू इक्वल टू 180। 180 से 180 हट गया, इसको पल्ली तरफ ले जाइए, एंगल पीटी क्यू इक्वल आ जाएगा ट्वाइस ऑफ एंगल ओपी। ये आपका क्वेश्चन नंबर फर्स्ट था, जो जो हमने कल किया। समझ में आ गया होगा, ठीक है। तो इस क्वेश्चन की अच्छी खासी प्रैक्टिस कर लीजिएगा, ये क्वेश्चन आने के चांसेस हैं। ओके, एक क्वेश्चन और भी है, देखिए उसको डिस्कस कर लेते हैं। एग्जाम्पल नंबर 3 है, ठीक है। एनसीईआरटी का ये, इसलिए चांसेस हाई हैं क्योंकि एनसीईआरटी में से ही है क्वेश्चन। एक सर्कल है आपके पास इस तरीके से, ये आपके पास टी है यहाँ पर, और ये यहाँ पर, ठीक है। ये टी है, यहाँ पर पी है, ये ओ है, और ये इस पे क्या बना रहा है, 90 इस तरीके से बनेगा, ठीक है। ये वाला जो पॉइंट है ये क्यू है, और इस तरीके से हमने टच कर दिया इसको, ठीक है। और ये तो 5 सेंटीमीटर दिया हुआ है, ये पूरा पी क्यू 8 सेंटीमीटर दिया हुआ है, ये इस तरीके से यहाँ बनाया गया है, ठीक है। और इस पॉइंट को आर पॉइंट बोला गया है, और आपसे जो फाइंड करने के लिए बोला गया है कि फाइंड करिए
टीपी का लेंथ, ये क्वेश्चन फाइंड टीपी। ठीक है, ये क्वेश्चन और है जो इंपॉर्टेंट है अगेन। मुझे एक बात बताओ, देखो मैंने आपको कुछ टाइम पहले एक शॉर्टकट सा बताया था कि अगर इस तरीके से और बाहर से अगर कोई टेंजेंट बन रही है और अगर मैं सेंटर से इनको कनेक्ट करूं तो ये एंगल इस एंगल के इक्वल बनता है, और ये पूरा ट्राइंगल इस पूरे ट्राइंगल के कॉन्ग्रुएंट होता है। ये बात मैं ऑलरेडी करा चुका हूँ। ये साइड साइड के इक्वल, बीच वाली कॉमन, ये इसके इक्वल, एस 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 से दोनों ट्राइंगल क्या हो जाएंगे, कॉन्ग्रुएंट। कॉन्ग्रुएंट होते ही आप ये मतलब बाकी जो एंगल्स है उनको भी इक्वल बता सकते हैं, कुछ भी कर सकते हैं। ठीक है यहाँ तक ओके। तो ये एक मतलब एक शॉर्टकट है, आप एमसीक्यू में भी लगा सकते हैं, बाकी लिखने का पड़े तो आप कॉन्ग्रुएंट भी करवा सकते हैं। अच्छा जी, इसमें आपको टीपी फाइंड आउट करना है। मुझे एक बात बताओ, ये पूरा ट्राइंगल और अगर मैं इससे इसको कनेक्ट कर दूं तो ये पूरा ट्राइंगल आपस में क्या होंगे, कॉन्ग्रुएंट। ये तो करवा ही लोगे आप। और कहीं ना कहीं ये एंगल इस एंगल के क्या होगा, इक्वल। तो मतलब एंगल 1 और एंगल 2 इक्वल हो जाएंगे। ठीक है, फिर अगर मैं छोटे वाले ट्राइंगल में आऊं और इस छोटे ट्राइंगल में आऊं तो ये दोनों भी अब कॉन्ग्रुएंट हो सकते हैं। ये छोटे वाले, ये छोटा वाला और एक ये छोटा वाला, मतलब ट्राइंगल पी टी आर एंड ट्राइंगल टी क्यू आर हो सकते हैं ना भाई। पी टी आर और टी क्यू आर इक्वल हो सकते हैं। अच्छा जी, कैसे होंगे, ये साइड इस साइड के इक्वल, बीच वाली कॉमन, और ये एंगल इस एंगल के इक्वल जो आपने बड़े वाले ट्राइंगलों को कॉन्ग्रुएंट करके किया। ठीक है, एस ए एस से आपका मामला बन जाएगा और दोनों ट्राइंगल कॉन्ग्रुएंट हो जाएंगे। कॉन्ग्रुएंट होते ही आप कह सकते हो पी आर और आर क्यू आपस में कैसे इक्वल है। और मैंने आपको कल एक थ्योरम बताई थी कि अगर कॉर्ड पे सेंटर से परपेंडिकुलर आता है या बाइसेक्टर आता है तो वो परपेंडिकुलर का काम भी करेगा। तो ये सेंटर है, ये लाइन इस पे आ रही है, ये कॉर्ड ही तो है। बाइसेक्टर आप ऑलरेडी करवा चुके हैं, तो ये लाइन इस लाइन पर क्या बनाएगी, परपेंडिकुलर। सही है, परपेंडिकुलर इधर है तो पल्ली तरफ भी परपेंडिकुलर ही होगा। यहाँ तो किसी को इश्यू है तो बताइए। मतलब बड़े वाले ट्राइंगलों को कॉन्ग्रुएंट किया, उससे एंगल 1 एंगल 2 ले लिया, फिर अंदर वाले ट्राइंगलों में आ गए, फिर उसमें भी एस ए एस प्रॉपर्टी से दोनों ट्राइंगल क्या करवा दिए, कॉन्ग्रुएंट। फिर आपका पी आर और आर क्यू इक्वल बता दिए सीपीसीटी से, और फिर पल्ली तरफ से कह दिया कि देखो बाइसेक्टर है तो पक्का क्या होगा, परपेंडिकुलर। परपेंडिकुलर है तो यहां तक हम पहुंच गए। ठीक है। अच्छा, अगर ये पूरा कितना था, 8 है ना, पी क्यू कितना था 8, तो इसका मतलब ये 4 होगा, और यार ये भी कितना होगा, ये 5 है, ये 4 है, तो यार ये कितना होगा, 3। यहां तक किसी को इश्यू है तो बताइए मुझे, पक्का। ठीक है, बिल्कुल आपकी समझ पे है, इसमें कुछ लिखने विखने वाली बात नहीं, समझने की बात है। बड़े ट्रायंगल को कॉन्ग्रुएंट करिए, उससे एंगल 1 एंगल 2 लीजिए, छोटे वाले ट्रायंगलों में जाइए, उनको भी कॉन्ग्रुएंट कर दीजिए, उससे पी आर और आर क्यू को क्या कर दीजिए इक्वल। पूरा 8 था तो वो 4 4 बन जाएगा, बाइसेक्टर था तो परपेंडिकुलर भी बन जाएगा। कौन सी वाली थ्योरम, सेगमेंट वाली थ्योरम, रेडियस से जब, भाई ये रहा आपका सर्कल, ये रहा रेडियस, ये रहा कॉर्ड, लो गिरा दिया। अब बोलो बाइसेक्टर है, हाँ? तो मैं भी तो वही कह रहा हूँ, परपेंडिकुलर होनी चाहिए ना, परपेंडिकुलर होगी तभी तो बाइसेक्टर होगी। अब ये वाली लाइन इस लाइन पर परपेंडिकुलर बना रही है, ये बात कहाँ लिखी है, ये तो अभी बनाया ना जब ये एंगल करवाए मैंने। मैंने एक्चुअली ये जब छोटा ट्रायंगल इस छोटे ट्रायंगल के करवाया तो मैंने उससे ये बात उठाई कि पी आर और आर क्यू इक्वल है सीपीसीटी से। सही है, तो बाइसेक्टर हो गए। फिर मैंने आपको थ्योरम बताई थी कि अगर एक सर्कल सेंटर से कॉर्ड पर बाइसेक्टर बनाती है कोई लाइन तो वो क्या बनाएगी, तब बनाएगी परपेंडिकुलर। इससे पहले परपेंडिकुलर दिए नहीं थे। नहीं आ रहा है तो पूछ लीजिए, हर्ष को छोड़ के अगर कोई भी बच्चा है जिसको नहीं आ रहा है तो बताइए। ठीक है, ओके, ठीक है, कर कोई बात नहीं, पूछ लो, कोई दिक्कत नहीं है, अभी पूछ सकते हैं, टाइम है अभी आपके पास। अगर कोई चीज समझ में नहीं आ रही है तो पूछ लिया करो।
तो ये बाइसेक्टर हमने कर दिया, तो उसी के बेस पर रख के मैंने क्या किया था, इसको 4 बना दिया था और इसको 4 बना दिया था। अब ये बाइसेक्टर है सेंटर से, तो पक्का क्या बनाएगी, परपेंडिकुलर। बोलो भाई। अब ये क्वेश्चन आपका पीजीटी से भी हो सकता है, क्वेश्चन आपका सिमिलर से भी हो सकता है। अब आप बताएं किससे करवाना है। सिमिलैरिटी से करवा देते हैं। आप क्या करिए, इस छोटे ट्राइंगल को, कौन सा ट्राइंगल, पी आर ओ, एंड ये बड़ा वाला ट्राइंगल इधर वाला पी टी पी आर, ट्राइंगल टी पी आर, इन्हें हम सिमिलर कराएंगे, क्योंकि साइडें निकाली जा सकती हैं सिमिलैरिटी से, रेशो बन जाते हैं। ठीक है, आपको ये वाली साइड भी नहीं पता है, वैसे तो टी आर भी नहीं पता है और पी टी भी नहीं पता है, लेकिन हमें फाइंड क्या करना है, पी टी, तो यही निकालना है। तो ठीक है, हम निकालेंगे। आइए चलिए डील करते हैं इसमें। अब ट्राइंगलों को सिमिलर कैसे करेंगे उस पर काम करते हैं। मेरे ख्याल से एक तो इसका एंगल आर पे और इसका एंगल पी, दोनों क्या है, 90 डिग्री ईच है। भाई ये पूरा, अरे नहीं नहीं नहीं, सही 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 बात है, सॉरी सॉरी, पी नहीं होगा, पी नहीं होगा, सही है, एंगल आर ही होगा इसका। भाई इस छोटे वाले की बात करें ना, सॉरी मेरे को लगा पूरे वाले की बात, इस वाले में और इस वाले की बात कर रहा हूँ मैं, इधर वाला और इधर वाला। इसका एंगल आर पे 90 है, तो पल्ली तरफ भी क्या बनेगा, 90, रीजन आप लिखेंगे 90 डिग्री ईच। एक एंगल और चाहिए दोनों में। ठीक है, अच्छा मुझे एक बात बताओ, एक ट्राइंगल में ये अगर 90 है इधर वाला, तो इन दोनों का सम कितना होता है, 90, जिसमें आप एक को x मान लेते हो और दूसरा क्या बन जाता है, 90 माइनस एक्स। इसमें कोई इशू है, ठीक है। इस वाले की और बात कर लेते हैं जो इधर ही इंक्लाइंड है ना, ये आपके पास p है, यहाँ t है, ये r है और ये o है। अब मुझे एक बात बताओ यार, ये पूरा एंगल कितना है, 90। ये पूरा तो 90 है, जिसमें आप इसको क्या मान के बैठे हो, x। तो यार ये वाला कितना हो जाएगा थोड़ा सा, तो मैं क्या इसको 90 माइनस एक्स लिख सकता हूँ ना। अब यार ये भी 90 है, तो ये 90 माइनस एक्स हो, तो यार ये कितना होगा, मतलब कहीं ना कहीं इसका एंगल t, इसके इधर वाले ट्राइंगल के एंगल आर पी के, अरे ये 90 माइनस एक्स है, तो यार ये कितना होगा, आर पी ओ बोलिए, आर पी ओके। भाई ये टी एक्स, टी ओ के बराबर नहीं है, ये एक्स है, और यार एक्स फिर यहां पर है, या तो इसको और इसको बोलो, या तो इस 90 माइनस एक्स को और इस 90 माइनस एक्स को बोलो। नहीं आ रहा, देख नहीं रहा, अब ठीक है, दोबारा एक बार गौर करवा ली दो, दोबारा एक बार देख लीजिए, दोबारा बना देता हूँ, थोड़ा सा फोकस करिएगा बस। ठीक है, ऐसा नहीं है, क्योंकि अब आप काफी कुछ सीख चुके हैं ट्राइंगल्स में, तो ये हो जाएंगे अब आपसे। देखो हमने डायग्राम प्रॉपर बना लेते हैं इस तरीके से। ठीक है, यहाँ पर ओ है, यहाँ पी है, यहाँ पर ये आर है, और ये सर्कल में इसलिए नहीं बना रहा हूं ताकि क्लमजी ना हो जाए ज्यादा डायग्राम, प्रॉब्लम में आ रहा है ना यहाँ पर। तो मैंने क्या किया, इस वाले को मैंने क्या सेट किया, एक्स, ये वाला कितना सेट हो जाएगा, 90 माइनस एक्स, सही है। और अगर मैं ओवरऑल, मतलब अगर मैं इस पूरे को देखूं, इस वाले एंगल को, तो एंगल पी पूरा अपने आप में कितना है, जिसमें नीचे वाला पार्ट क्या है, एक्स, तो यार ये वाला पार्ट कितना हो जाएगा, 90 माइनस एक्स। अब इस छोटे वाले में देखिए, ये 90 है ना, ये 90 माइनस एक्स है ना, तो यार ये कितना होगा, अब आप बताओ, एक तो एंगल आर के इक्वल, दूसरा बताओ मैं क्या लिखूं, एंगल टी पी आर इक्वल टू एंगल ओ ही लिख दूं, हाँ भाई, टी पी आर आप ही ने तो बोला ये एक्स है, तो यार ये वाला बोलना पड़ेगा ना, तो एंगल ओ लिख देते हैं, या पी ओ आर। ठीक है, रीजन क्या लिखोगे, एक्स डिग्री ईच। डायग्राम थोड़ा बड़ा बनाएंगे तो आप इसमें ही बना लेंगे, ज्यादा दिक्कत होती है बाजू में बना दीजिएगा। टीचर समझते हैं इन बातों को यार, बिल्कुल बहुत अच्छा समझते हैं, ऐसा मत सोचो समझते नहीं। आपके डायग्राम में अगर थोड़ा सा ये हो रहा है तो आप बड़ा डायग्राम यहाँ बना दीजिए साइड में, इसको काटिए पीटिए नहीं, नहीं बना दीजिए, हम समझ जाएंगे। हम तो इतना भी समझेगा, देखो क्या दिमाग लगाया बच्चे ने, इधर इतना डिफिकल्ट हो रहा था या मुश्किल सा दिख रहा था, तो यहाँ बाजू में बना दी, अच्छी बात, एक इंप्रेशन बनता है।
ठीक है, तो x डिग्री ईच, दोनों ट्राइंगल क्या हो जाएंगे, सिमिलर। सिमिलर हम इसीलिए कर रहे हैं, ध्यान रखिए। अच्छा, कौन किसके इक्वल है उस पर गौर करिए। आर आर के इक्वल है, पी ओ के इक्वल है, पी स्टार्टिंग में तो ओ स्टार्टिंग में आएगा, और बाकी क्या बच गया आपके पास, पी। और रीजन होगा एंगल, एंगल। तो ये साइड वाला ट्राइंगल और ये बीच, ये इधर वाला ट्राइंगल, राइट लेफ्ट वाले दोनों को आपस में क्या करना है, सिमिलर। अच्छा, अब सिमिलर किया, याद रखिएगा हमें पीटी निकालना है। टी पी आर, ये एक्स है, तो ये सो के इक्वल है। तो पी स्टार्टिंग में है ना, तो स्टार्टिंग में वही तो है। अच्छा अच्छा अच्छा, सेम ट्राइंगल लिख दे रहे हैं, यहाँ टी आएगा वैसे। सही। अच्छा नहीं यार, मेरे ख्याल से मैंने यहाँ वाले को लिखा है, टी पी आर इज सिमिलर ऑफ ट्राइंगल, पी की जगह क्या चल रहा है, ओ, आर की जगह क्या चल रहा है, आर, और इधर बच गया आपके पास पी। अब सही है, ये एक्चुअली उल्टे लिखे हैं। हाँ जी, तो प्रॉपर्टी लगेगी ए प्रॉपर्टी, सिमिलैरिटी होगी। अब हमें याद रखिएगा टीपी लेके आना है, ये चीज निकालनी है हमें। तो जब आप सिमिलैरिटी उठाएं तो थोड़ा सा गौर करिएगा कौन कौन सी साइडें दे रखी है। अच्छा, नीचे वाली भी निकल गई थी तीन, है ना, हुआ। अब मैं जानबूझ के यहां से क्या लेके चलूंगा, टीपी, क्योंकि टीपी तो चाहिए मुझे मेरे रेशो में, तो टीपी अपॉन में पीओ इक्वल टू। अब इस ट्राइंगल से वो वाली साइड उठाइए जो आपको दी हुई है, दी कौन सी हुई है, टी आर। तो जानबूझ के यहां से क्या उठा के चलो, क्योंकि ऐसी चीजें इन्वॉल्व ना कराएं जिनके बारे में आपको पता ही नहीं है। तो यहां से क्या उठेगा, ओ आर। जिस बच्चे को ज्यादा दिक्कत हो रही है वो एक काम करो, वो तीनों साइडें लिख लो, अगर ज्यादा दिक्कत हो रही है तो बताइए भाई, तीसरी साइड कौन सी बच गई, पी आर अपॉन में पी आर, और रीजन होगा इसका एस, सॉरी सी पी एस टी। ये करने के बाद फिर हम इनकी वैल्यू डाल देते हैं। टीपी तो हमें निकालना ही है, पीओ कितना है भाई इस केस में, 5 है मेरे ख्याल से, पी आर कितना है, पी आर 4 है, ओ आर कितना है, 3 है, 3, ओ आर नीचे वाला है। टी आर, पी आर भी नहीं पता है तो इसको टी आर ही रहने दीजिए। और पी आर कितना था, 4। अब आप मुझे बताइए, आपके पास ये तीन चीजें आई हैं, कौन सी दो चीजें पिक करनी चाहिए, पहले दो पिक कर, क्योंकि हमें एक तो टीपी चाहिए और हमें एक ऐसी चीज चाहिए जिसमें ऊपर नीचे दोनों वैल्यूज गिवन है। तो मेरे ख्याल से यही वाला है। अगर मान लो आपने इसको और इसको पिक किया तो दो चीजें मिसिंग है, टीपी भी नहीं पता है, टीआर भी नहीं पता, नहीं निकलेगा। ठीक है, तो आप क्या करिए, टीपी अपॉन में 5, एक तो इसको पिक कर लीजिए, और एक 4 अपॉन में। अब आप क्रॉस, अब आप टीपी को अकेला कर दीजिए, यहाँ हो जाएगा 20 अपॉन में। बोल दीजिए नहीं आया तो, ठीक है, सच बताओ। ठीक, एक तो हो गया ये सिमिलैरिटी से। एक चीज और देख लीजिए आपने, एक और तरीके से भी कर सकते हैं, थोड़ा सा गौर करिएगा। नहीं है, देखो, अगर आप इसको मतलब सिमिलैरिटी से नहीं करना चाहते तो आप एक काम करिए, एक तो ये छोटा वाला ट्राइंगल, ये वाला, क्योंकि इसमें 90 बन रहा है आर पर, बन तो इधर भी रहा है भैया, अरे इधर बन रहा है लेकिन इधर कुछ मिसिंग नहीं है ना, अपना तो टीपी इसमें है ना। और एक ओवरऑल, क्योंकि यहां पर भी क्या बनेगा, 90, है ना, यहां पर भी क्या बनेगा, 90, और एक 90 इधर है। तो एक तो इन ट्राइंगल टी पी आर में जाके क्या लगा दीजिए, पीजीटी। क्या कहता है पीजीटी, टीपी का स्क्वायर। एक काम करो, मैं इनको वैल्यूज दे देता हूँ, एक्स और वाई। टीपी को मान लीजिए एक्स, इसको मान लीजिए वाई। हाँ जी, कितना हो जाएगा आपके पास, ये टीपी का स्क्वायर, हाइपोटेनस का स्क्वायर इक्वल टू परपेंडिकुलर मतलब पी आर का स्क्वायर एंड प्लस टी आर का स्क्वायर। पीजीटी है, एक तो ये पीजीटी रहेगी, एक और पीजीटी भी लगा देते हैं। हाँ नहीं करेंगे अभी उसको, मैं बड़े वाले ट्राइंगल की बात कर रहा हूँ। इन ट्राइंगल टीपीओ, इसमें पीजीटी लगा रहे हैं, ओ टी का स्क्वायर इक्वल टू ओपी का स्क्वायर एंड प्लस टीपी का स्क्वायर, सही है ना, इसमें पीजीटी। तो अब हम वैल्यूज डाल देते हैं, टीपी की जगह क्या लिख सकते हैं हम लोग, एक्स का स्क्वायर, पी आर की जगह क्या लिख सकते हैं, पी आर आपके पास 4 का स्क्वायर 16,
टी आर का स्क्वायर मतलब वाई माना था मैंने इसको, वाई का स्क्वायर। एक इक्वेशन ये होगी। एक और इक्वेशन देख रहे हैं, ओटी। ओटी कितना है भाई? वाई प्लस थ्री, तो वाई प्लस थ्री का होल स्क्वायर। ओपी कितना है? फाइव। फाइव का स्क्वायर वैसे 25 होता है, चलो 5 लिख देते हैं। टीपी को आप एक्स का स्क्वायर। ये दो इक्वेशन आएंगे आपके पास। एक्स और वाई आपको निकालना है, मतलब वाई निकालना है मेन, नहीं मेन एक्स, एक्स निकालना है। चलिए इसको कर लेते हैं, कितना हो जाएगा यहाँ पर? वाई स्क्वायर प्लस 9 प्लस 6y 25 एंड प्लस एक्स स्क्वायर। ठीक है, इसको देख लेते हैं यहाँ पर एक्स स्क्वायर, यहाँ पे कर लीजिए माइनस वाई स्क्वायर इक्वल टू 16 यहाँ पे। ठीक है, अच्छा जी, इसको हम थोड़ा सा और अच्छे से कर लेते हैं, सब कुछ उधर ले चलते हैं। 25 ऐसे इधर खींच लेते हैं, चलो ठीक है, वो चले 9 माइनस 25 इक्वल टू में एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर, प्लस नहीं माइनस, माइनस वाई स्क्वायर माइनस 6y। इधर ही वाई की, हाँ चलो, हाँ हाँ वो भी कर सकते हैं। एक काम करो, ये भी सही है, 6y को यही रहने दीजिए, ये प्लस का 6y यहाँ पे हो जाएगा आपके पास एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर। ये करेंगे तो आपके पास माइनस 16 एंड प्लस का 6y। अब आप इसको और इसको एक बार देखिए, ये एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर है इक्वल टू किसके है? 16 के। यहाँ पर भी ऑलरेडी क्या लिखा हुआ है, तो इस एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर की जगह क्या चला दीजिए? 16। ठीक है, आप यहाँ पे 6y रख लीजिए, वहां हो जाएगा 32 और y को अकेला कर दीजिए 32 अपॉन में 6। आप इसको 2 से कट कर लीजिए 3 और यहाँ पे हो जाएगा आपके पास 16, तो y आएगा आपके पास 16 अपॉन में 3। इस y को उठाकर इसमें प्लेस करेंगे हम इक्वेशन में, और किसकी वैल्यू निकाल देंगे? x की। तो यहाँ पर एक्स स्क्वायर 16 प्लस 16 का स्क्वायर कितना हो जाएगा भाई? 256 अपॉन में 9। यहाँ पर आप 9 ले लेंगे, 16 9 हो गया आपके पास 144 एंड प्लस 256। ये आप प्लस करेंगे तो मेरे ख्याल से 400 हो जाएगा अपॉन में 9। एक्स को अकेला करेंगे आप, रूट चढ़ जाएगा, तो 20 अपॉन में, इधर गौर करिए। तो आप किसी भी एक तरीके से कर दीजिएगा, मेरे ख्याल से पीजीटी वाला भी सही है और सिमिलैरिटी वाला भी सही है। ठीक है, तो इस तरीके से आपको करना। कौन सा वाला ज्यादा अच्छा लगा? पीजीटी वाला अच्छा है। पीजीटी वाले पे बस ध्यान रखिएगा, एक तो इस वाले ट्रायंगल में पीजीटी लगे, क्योंकि इसमें लगा के फायदा नहीं है, तीनों ही चीजें पता है। एक तो इसमें लगाइएगा और एक ओवरऑल लगाइएगा। पिछली बार हाँ, आज मैं कुछ किया था हमने शायद, या कुछ गलती। हाँ 3 तो अभी आज इस बार भी निकाला है। हाँ तीनों ट्रायंगलों में तो लगेगी, लेकिन वो 3 निकलने के बाद फिर आप वो ध्यान रखिएगा कि इक्वेशन लास्ट में कैसे बनेगी। ठीक है, यहाँ तक क्लियर है? तो ये दो क्वेश्चंस मुझे खुद भी पर्सनली अच्छे लगे थे, तो इसलिए मैंने आपको करवा दिया। ठीक है, इनकी तैयारी कर लीजिएगा बिल्कुल, ये 4 या 5 नंबर में पड़ जाएंगे आपको, 5 नंबर में आएगा सीधा। ठीक है, थोड़ा बड़ा क्वेश्चन है, थोड़े बड़े क्वेश्चन है, और इनको सही से करिएगा। आइए चलिए वो अपना चैप्टर नंबर 3 और चैप्टर नंबर 4 कर लेते हैं। चैप्टर नंबर 4 पहले करेंगे हम लोग, क्वाड्रेटिक इक्वेशन है। हाँ जी, क्वेश्चन ही करवा रहे हैं, डायरेक्ट समझाएंगे नहीं, चिंता मत करो। क्वाड्रेटिक फॉर्मूला सब जानते ही हैं, नेचर ऑफ रूट सबको पता ही है। नेचर ऑफ रूट में एक क्वेश्चन जो पक्का आएगा वो है इक्वल रूट्स वाला, जिसमें के निकालना होता है। ठीक है, तो उसमें एक इक्वेशन फॉर्म होती है, डी इक्वल टू 0 बी स्क्वायर माइनस 4ac इक्वल टू 0। स्टैंडर्ड वालों को थोड़ी मुश्किल इक्वेशन आएगी, बेसिक वालों को हल्की इक्वेशन आएगी। ठीक है, तो चलिए एक्सरसाइज 4.1 क्वेश्चंस है, स्टोरी क्वेश्चंस, सिर्फ इक्वेशन बनाने तक ध्यान रखिएगा। ठीक है, बाकी का सॉल्व आप खुद करेंगे। एक रेक्टेंगुलर प्लॉट है जिसका एरिया दिया हुआ है आपको 528 और लेंथ ऑफ द प्लॉट इज 1 मोर देन ट्वाइस इट्स ब्रेड्थ। जो मैं बोल रहा हूं उसको ठीक से सुनिए, लेंथ ऑफ द प्लॉट इज 1 मोर देन ट्वाइस इट्स ब्रेड्थ। लेंथ किस पर डिपेंड कर रही है? ब्रेड्थ। तो पहले ब्रेड्थ को एक्सेप्ट कर दीजिए,
लेंथ जो है वो दुगने से एक ज्यादा है, 1 मोर देन ट्वाइस इट्स ब्रेड। निशांत, आपको ये बनाने में दिक्कतें होती हैं इसलिए पूछ रहा हूं मैं। लेंथ जो है इट इज 1 मोर देन ट्वाइस इट्स ब्रेड, ब्रेड के दुगने से एक ज्यादा। तो लेंथ जब आप बनाएंगे तो दुगने से एक ज्यादा कर लेंगे, ठीक है। वी नीड टू फाइंड द लेंथ एंड द ब्रेड। तो मेरे ख्याल से एक इक्वेशन फॉर्म हो सकती है, एरिया बराबर होता है किसके, लेंथ इनटू ब्रेड के। एरिया की जगह आप क्या लिखेंगे, लेंथ की जगह क्या लिखेंगे 2x प्लस 1, ब्रेड की जगह आप रखेंगे x। इसको आपको सॉल्व कर कर x निकाल देना है। इससे पहले आप ब्रेड को x और लेंथ को 2x+1, बिल्कुल 2x प्लस 1, और अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन ये आप कर दें। अब इसको सॉल्व करना होता है ना, ब्रैकेट को क्या सॉल्व करते हैं, मल्टीप्लाई 2x स्क्वायर प्लस x, और यहाँ पर 528, इसको पल्ली तरफ ले जाओगे, यहाँ माइनस का 528 कर लीजिएगा, यहाँ 0 बना लीजिएगा, इक्वेशन अच्छे से लिख दीजिएगा और इक्वेशन मिल जाएगी, और याद कर देंगे, ठीक है। नंबरों को भी पिक रखिए, अगर एनसीईआरटी का सवाल है तो आपको पता होना चाहिए नंबर क्या लेट करना, इतना फास्ट करो, बच्चा नंबर ढूंढेगा आपको पता ही, ठीक है। बाहर का क्वेश्चन हुआ तो चलो फिर तो ढूंढना ही पड़ेगा। क्वेश्चन नंबर सेकंड देख लीजिए इसी का, द प्रोडक्ट ऑफ टू कंसेक्यूटिव पॉजिटिव इंटीजर। कंसेक्यूटिव क्या होता है भाई, लगातार। तो मतलब एक अगर x है तो x प्लस 1 होगा, तो आप फर्स्ट नंबर x, सेकंड नंबर x प्लस 1 रखेंगे। दोनों का प्रोडक्ट आपको दिया हुआ है, अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन दोनों का प्रोडक्ट करा देंगे, x प्लस 1 इक्वल टू में 306। वी नीड टू फाइंड द इंटीजर, आपको x निकालना है, तो मेरे ख्याल से कर लोगे। अच्छा, इसी की जगह अगर यही क्वेश्चन अगर ऑड नंबरों पे होता, एक को x और अगले को x प्लस 2, क्योंकि ऑड नंबरों में दो का गैप चलता है वहां पर, ठीक है। हालांकि एक छोड़कर आता है बट उसको आप काउंट इस तरीके से करते हैं x प्लस 2। अब इसका अगर प्रोडक्ट बनता तो ऐसा कुछ बनता, x ब्रैकेट के अंदर x प्लस 2 इक्वल टू में 306, ठीक है। बहुत सारे टीचर जो है ऑड नंबरों को 2x प्लस 1 और 2x प्लस 3 करके लेट करते हैं, ऐसे करते हैं स्कूल में, और इवन नंबर को 2x एंड 2x प्लस 2 करके करते हैं। आप उस चीज को छोड़ दीजिए, आप x और x प्लस 2 से ही कर दीजिए, हो जाएगा, कोई दिक्कत नहीं। समझ में आ गया होगा, ये ऑड या फिर इवन नंबरों के लिए है, और ये आपका नॉर्मल कंसेक्यूटिव नंबरों के लिए, ठीक है। अच्छा जी, नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर थर्ड, एज वाला क्वेश्चन है। एज वाले क्वेश्चन में किस चीज का ध्यान रखते हैं कि प्रेजेंट एज सेट करते हैं, ठीक है। क्वेश्चन में बोला गया, क्वेश्चन नंबर थर्ड देखिए, रोहन मदर इज 26 ईयर ओल्डर देन हिम। रोहन की जो मदर है वो 26 साल बड़ी है रोहन से, तो 26 साल रोहन की मदर बड़ी है रोहन से, तो पहले रोहन की एज सेट होगी। तो रोहन की एज को हम सेट कर रहे हैं, रोहन मदर एज जो हो जाएगा कितना हो जाएगा, x प्लस 26। अब उसने बोला द प्रोडक्ट ऑफ देयर एजेस 3 इयर्स फ्रॉम नाउ। अच्छा, हेंस वर्ड किसके लिए यूज होता है, प्लस के मतलब आगे या फिर पीछे, आगे, आगे फ्यूचर के लिए, सही बात है। और एगो पीछे, याद रखिएगा इस चीज को, ठीक है। लेटर तो समझते ही हैं बच्चे, ठीक है, तो कोई दिक्कत नहीं। तो रोहन मदर इज x प्लस में 26 3 इयर्स फ्रॉम नाउ, अब से 3 साल बाद, तो 3 साल बाद कर दीजिए दोनों को, x प्लस 3 x प्लस 29, मतलब 26 प्लस 3 29। अब उनकी जो एजेस का प्रोडक्ट है किसके बराबर है, 360 के, तो ऐसे करो। डबल ब्रैकेट को कैसे करते हो, एक बार x से एक बार 3 से, और ये कितना आ जाएगा, इसको आप सॉल्व कर देंगे, x को इधर फिर इधर, 3 को इधर इधर, x स्क्वायर सॉल्व कर पाओगे ना सारे, ठीक है। नेक्स्ट देखिए क्वेश्चन नंबर फोर्थ, एक ट्रेन है भाई। ट्रेन वाले क्वेश्चनों में सुन लीजिए, देखो ट्रेन वालों का ना एक पैटर्न सा होता है, मैं आपको समझाता हूँ। ट्रेन वाले क्वेश्चनों में अक्सर ऐसा होता है कि डिस्टेंस देता है और फिर स्पीड में वेरिएशन करता है, कि अगर 3 से बढ़ा दें तो इतने घंटे पहले पहुंच जाएगी, इतने से कम कर दें तो इतने घंटे बाद में पहुंचेगी, ऐसे करके वो कुछ ना कुछ बात जरूर बोलता है। जैसे इस क्वेश्चन में बोला है, एक बार थोड़ा सा ठीक से सुनिएगा। अ ट्रेन ट्रेवल अ डिस्टेंस ऑफ 480 किलोमीटर
विद यूनिफॉर्म स्पीड। एक ट्रेन है जो कि 480 किलोमीटर का डिस्टेंस कवर करेगी एक लगातार स्पीड के साथ। तो एक स्पीड लगातार है मतलब एक्स स्पीड होगी, डिस्टेंस कितना कवर कर रही है 480। इफ द स्पीड हैड बीन 8 किलोमीटर पर आवर लेस, यकीन मानिए ये क्वेश्चन बेसिक में तो आना ही है, स्टैंडर्ड में भी जान सकते, तो इस क्वेश्चन को ठीक से समझ लीजिएगा, ट्रेन के क्वेश्चन। ठीक है, तो एक ट्रेन है जो कि डिस्टेंस ट्रेवल कर रही है कितना 480 किलोमीटर एक यूनिफॉर्म स्पीड के साथ। स्पीड हैड बीन 8 किलोमीटर आवर लेस, अगर स्पीड को 8 किलोमीटर कम कर देते हैं देन द टाइम वुड हैव बीन 3 आवर मोर। इसका मतलब क्या है निशान, थोड़ा सा बताइए मुझे। अब पड़ेगा यार, कसम से कैसा बेशरम है यार। एक ट्रेन 480 किलोमीटर चली है। हाँ तो ये अगर वहाँ की स्पीड आप घंटा तक बता देंगे हाँ, तो 3 घंटा ज्यादा लगेगा। एक मिनट उस गेट को खोल कर, रुको रुको रुको, उस गेट को। मतलब 480 किलोमीटर डिस्टेंस वो ट्रेवल कर रही है नॉर्मल स्पीड के साथ और कुछ टाइम ले रही होगी, सही है। अच्छा जी, अगर स्पीड को 8 घंटे से कम कर दें, स्पीड पर फर्क डाल रहा है, मतलब पहले स्पीड आपने x मानी थी, अब जो स्पीड है वो कितनी हो जाएगी x-8, तो जो टाइमों में फर्क आएगा तो 3 घंटे ज्यादा का आएगा, मतलब 3 घंटे एक्स्ट्रा टाइम लेगी। ऑब्वियसली बात है, आप मान लीजिए यहां से दिल्ली जा रहे हैं 60 से, अगर आप 30 से जाए तो टाइम ज्यादा लगेगा कम लगेगा, कम लगेगा, अंडरग्राउंड जा रहे हो क्या, जा ज्यादा लगेगा, ज्यादा लगेगा, ऑब्वियसली बात है, स्पीड कम कर दी ना आपने तो टाइम ज्यादा लगेगा। अरे निशांत रहने देना यार, यार आप उधर बैठ जाओ लास्ट, जाओ बैठ, चेयर रहने दे, चेयर है वहां पर, तेरे को आता है तो मतलब तेरे को ऐसा लगता है कि मौज ले, इधर आगे आगे बैठ, सबसे आगे आगे बैठ, आजा, हाँ टेबल बैठा दो, उसके पीछे कर दे, चल आगे बैठ, अब दियो डायल, अब बैठ 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 ना, हम बैठा लेंगे आगे आगे बैठ, जल्दी आ रहे, लास्ट वाले दिन मार्क आगे जाएगा। हाँ जी ध्यान दीजिए इस पर। तो एक ट्रेन है जो कि 480 किलोमीटर पर आवर का डिस्टेंस कवर कर रही है, ठीक है, अगर स्पीड में फर्क डाला जाए 8 किलोमीटर कम का तो टाइम 3 घंटे ज्यादा हो जाता है। मतलब यहां पर देखो एक ही कंडीशन, एक ही बार उसने केस बनाया है ना, कि भाई इतने से बड़ा फिर इतने से टाइम बढ़ा है, स्पीड कम हुई है, तो आप क्या करेंगे, केस फर्स्ट बनाएंगे नॉर्मल स्पीड का, स्पीड मानिए एक्स, डिस्टेंस आपके पास है 480 और टाइम निकाल लीजिए। देखो अगर आपको यहाँ टाइम निकालने में दिक्कत होती है तुरंत फॉर्मूला बनाए, स्पीड इक्वल टू डिस्टेंस अपॉन टाइम, ये फॉर्मूला सबको याद रहता है। इन केस अगर ये फॉर्मूला भी याद नहीं होता है तो यार ये तो पता ही होगा आपको, स्पीड क्या होती है कि यूनिट बताओ, किलोमीटर पर आवर, तो डिस्टेंस ऊपर आता है और टाइम नीचे आता है, कम से कम ये तो पता ही होगा, इसी से फॉर्मूला बन जाएगा आपका, स्पीड इक्वल टू डिस्टेंस अपॉन टाइम। अब ये हो गया, इसके बाद आप खुद सोचिए टाइम निकालना है ना आपको, तो क्रॉस करेंगे तो ये स्पीड यहाँ आएगी और टाइम ऊपर चला जाएगा, तो डिस्टेंस अपॉन में स्पीड, ये फॉर्मूला होता है टाइम। तुरंत रफ में बनाए, तुरंत सॉल्व करें, फिर यहाँ पे बस लिखें खाली, टाइम किसके बराबर होगा, डिस्टेंस अपॉन स्पीड के। टाइम हम निकाल ही रहे हैं, डिस्टेंस कितना है 480, स्पीड कितनी है x, ये मेरा पहले वाले केस का टाइम है, नॉर्मल टाइम है। दूसरे वाले केस में डिस्टेंस अभी भी कितना है 480, स्पीड आपकी कितनी हुई है 8 से कम कर दी थी तो x-8, डिस्टेंस अभी भी कितना है 480, टाइम कितना हो जाएगा 480 अपॉन में x-8, ये हो जाएगा। अब मुझे एक बात बताओ, दोनों टाइमों मतलब ये वाला टाइम ज्यादा ले रहा था, ये वाला टाइम कम था, तो इस टाइम में से इस टाइम को अगर माइनस किया जाए, अब मैं इक्वेशन सेटअप कर रहा हूं क्योंकि दोनों टाइमों का गैप मुझे पता है, कितना गैप है 3। हमेशा ट्रेन का क्वेश्चन ऐसा ही होगा, एक नॉर्मल स्पीड चल रही होगी, ठीक है, फिर आपको बोलेगा जी 8 से कम कर दी तो टाइम इतना बढ़ गया या टाइम इतना कम हो गया, तो वो गैप है टाइम का।
आपको दोनों केसों में जाके क्या निकालना है, टाइम, ठीक है, और ऐसे ही करना है। और फिर ऑब्वियस सी बात है 480 अपॉन में x माइनस 8, इसमें टाइम ज्यादा लगेगा, स्पीड कम हुई है, इस टाइम को आगे रखें, इस वाले टाइम को पीछे रखें, और इक्वल टू में क्या लिखें, ठीक है। अब ऐसा हो सकता है वो 3 आवर की जगह 45 मिनट्स दे दें, ऐसा हो सकता है क्वेश्चन में। अब बच्चे यहाँ 45 लिखे आएंगे, जो कि गलत है, आपको 45 अपॉन 60 लिखना है, क्योंकि वो मिनट में है, आपकी स्पीड किस में चल रही है, किलोमीटर पर आवर में, यूनिट कन्वर्जन का ध्यान रखें, ठीक है। तो अगर 45 मिनट्स, मतलब आप यूनिट में देख लीजिए स्पीड किस में आ रही थी, किलोमीटर पर आवर में ही थी ना, यहाँ पे किलोमीटर पर आवर में है, लेकिन जो टाइमों का गैप है वो मिनट में दिया हुआ है, तो गड़बड़ है, तो मिनट को किस में कन्वर्ट करना है, आवर में, उसके लिए अपॉन 60। यहां तक समझ में आया, ठीक है। अब इसको कैसे करेंगे वो और बता दीजिए, ये क्वेश्चन आपको आना, मतलब ये क्वेश्चन आने चाहिए, कैसे करेंगे, x माइनस 8 और यहाँ पर x, ये कितना हो जाएगा, 480x माइनस 480x माइनस 8 इक्वल टू, फिर क्या करेंगे हम, -480 को इससे और अगले से, माइनस का 480x एंड प्लस का यहाँ 0 4 और 33 नहीं आएगा, 64 है ना, 6 गया गैरी, 32 एंड 38 आएगा, 440 का आएगा, 38 आएगा, हाँ 40 आएगा, 8 जा 64, 6 ऊपर कैरी गया, 8 4 जा 32 प्लस 6 38, कोई बात नहीं, यहाँ पे ध्यान दीजिए, यहाँ पर एक्स स्क्वायर माइनस का 8x इक्वल टू 3, क्रॉस कर दीजिएगा, फिर हो जाएगा। अब भी कोई दिक्कत दे रहा है आयुष, इस तरफ हो जाएगी, अब भी अगर तेरे उसमें से आवाज आई ना तेरे अंदर से, बहुत मारूंगा तेरे को, ठीक है। ये 480x से 480x कट जाएगा, क्रॉस मल्टीप्लाई कर लीजिएगा, हो जाएगा। अच्छा यार एक क्वेश्चन और था, 1/2x, एक क्वेश्चन और बनाना है, ठीक है, यहाँ पर क्लियर है। बाकी इसमें आइए एक्सरसाइज 4.2 देख लेते हैं। एक्सरसाइज है 4.2, हाँ भाई गर्वित, स्टोरी क्वेश्चन, पहला क्वेश्चन क्या है 4.2 में, ऑल्टीट्यूड का है, 2 नंबर है जिनका सम 27 है, ये नहीं है, स्टोरी क्वेश्चन की बात कर रहा हूँ। थर्ड क्वेश्चन देखिए, थर्ड क्वेश्चन लिखा हुआ है इसमें एक्सरसाइज 4.2 में, 2 नंबर है जिनका सम है 27, एक को क्या मानेंगे, दूसरा कितना हो जाएगा 27 माइनस एक्स, प्रोडक्ट कितना है, तो अकॉर्डिंग टू x मल्टीप्लाइड बाय 27 माइनस एक्स इक्वल टू कितना हो जाएगा, ये आप कर लेंगे, ठीक है। फोर्थ वाला बताइए, कंसेक्यूटिव नंबर्स बोले हैं जिनके स्क्वायरों का सम, मतलब एक नंबर x है तो दूसरा दोनों के स्क्वायरों का सम x स्क्वायर प्लस इक्वल टू में, ये इक्वेशन बनेगी। इसमें इसको कैसे सॉल्व करेंगे निशान, a प्लस बी का स्क्वायर, ये स्क्वायर दोनों को नहीं बैठेगा प्लीज, ये गलतियां ना करें, a प्लस बी का स्क्वायर खुलेगा, ठीक है। अगर ये ऐसे बैठते तो a प्लस बी का स्क्वायर बनाने की क्या जरूरत थी, ऐसे नहीं बैठते, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 5 देख लीजिए, ये अगेन एक इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 5 2 नंबर में पूछेगा, पूछ सकता है, बिल्कुल जायज क्वेश्चन है, डायग्राम से बनाएंगे तो ज्यादा अच्छा बना पाएंगे, पहले डायग्राम ही बनाए। देखिए क्या लिखा है, ऑल्टीट्यूड ऑफ अ राइट ट्राइंगल, भाई एक तो राइट ट्राइंगल उसने खुद ही कह दिया, ऑल्टीट्यूड कह रहा है वो 7 सेंटीमीटर कम है उसके बेस से, मतलब वो x माइनस 7 होगा, ऑल्टीट्यूड बेस से 7 सेंटीमीटर कम है, तो बेस अगर x है तो ये x माइनस 7 होगा, 7 माइनस एक्स नहीं होगा, बेस से 7 सेंटीमीटर कम है। हाँ अगर दोनों का प्लस करके 7 आ रहा होता, बेस और ऑल्टीट्यूड का,
तो एक को x मानते, दूसरे को 7 माइनस x मानते, ठीक है। और हाइपोटेन्यूज आपको दिया हुआ उसने 13। इन तीनों के बीच में आपको एक इक्वेशन सेटअप करनी है। मेरे ख्याल से टीजीटी से अच्छी इक्वेशन क्या मिलेगी तुम्हें इसमें? तो 13 का स्क्वायर इक्वल टू x माइनस 7 का होल स्क्वायर प्लस x स्क्वायर। x माइनस 7 का होल स्क्वायर कैसे सॉल्व करेंगे? थैंक यू भाई। a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर नहीं होता, a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab, ठीक है। ऐसे ही a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab होता है, ठीक है। और बाकी एक कॉटेज इंडस्ट्री है। कॉटेज इंडस्ट्री की स्टोरी बता दो भाई गर्वित, क्वेश्चन नंबर 6। चलो मैं बताता हूँ। एक कॉटेज इंडस्ट्री है और उसमें आर्टिकल्स बन रहे हैं, उसमें सामान बन रहा है कुछ तो भी। और एक दिन अचानक से ये नोटिस किया जाता है कि जितना सामान बन रहा है उससे उसके दुगने से 3 ज्यादा एक सामान की कॉस्ट है, उसके दुगने से 3 ज्यादा, ये लिखा हुआ है क्वेश्चन। तो उस दिन का अगर मैं मैन्युफैक्चरिंग मानू, लेट द नंबर ऑफ आर्टिकल्स, नंबर ऑफ आर्टिकल्स अगर x है तो कॉस्ट ऑफ वन आर्टिकल, वन आर्टिकल कितना हो जाएगा? बिल्कुल उस दुगने से 3 ज्यादा। और टोटल रुपए का उस दिन जो हुआ है हिसाब किताब, वो 90 रुपए, मतलब टोटल जो बिक्री हुई है वो 90 रुपए की हुई है। अब मुझे एक बात बताओ, तुम्हारे पास आर्टिकल x है और एक आर्टिकल की कॉस्ट कितनी है? 2x प्लस 3। टोटल बिक्री 90 रुपए की हुई है। जैसे मान लीजिए ये फोन है, या फिर या मतलब एक ऐसे मान लो स्टेपलर है, तो स्टेपलर मान लीजिए 100 रुपए का है। ऐसे मैंने दिन में 50 बेच दिए, कितने रुपए हो गए? 5,000 हो गए। कितने हो गए? 5,000। सही है। तो अब इसी तरीके से कितने आर्टिकल हैं? अरे x, एक आर्टिकल का कॉस्ट कितना है? और टोटल बिक्री 90 रुपए की हुई है। क्वेश्चन खुद कह रहा है। तो टोटल बिक्री जो होगी वो नंबर ऑफ आर्टिकल को उसकी कॉस्ट से मल्टीप्लाई करके ही तो होगी। जैसे स्टेपलर के लिए किया आपने, 100 रुपए का एक स्टेपलर था, 50 बेच दिए, तो 50 इंटू 100 तो करोगे। तो अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन अगर मैं इक्वेशन सेटअप करूं तो x मल्टीप्लाई बाय 2x प्लस 3 किसके बराबर? 90 के। और इस इक्वेशन को अगर हम सॉल्व करें तो x निकल जाएगा। x निकलते ही नंबर ऑफ आर्टिकल आ जाएंगे, और इसमें x डालने पर कॉस्ट ऑफ वन आर्टिकल भी आ जाएगा। मेरे ख्याल से दोनों पूछे आपसे, नंबर ऑफ आर्टिकल एंड कॉस्ट ऑफ ईच आर्टिकल, ईच मतलब वन। क्लियर है? तो ये आपकी एक्सरसाइज 4.2 थी। नेक्स्ट आ जाइए 4.3। ट्रेन वाला क्वेश्चन समझ में आया ना? टाइमों को निकालते हैं, टाइमों को, दोनों ही, नॉर्मल केस में भी और एडवांस्ड केस में भी, ठीक है। इसमें के वाला क्वेश्चन जरूर आएगा। ये है के एक्स ब्रैकेट के अंदर x माइनस 2 प्लस 6 इक्वल टू 0। एक बार थोड़ा सा हम जिक्र कर देते हैं नेचर ऑफ रूट के ऊपर। नेचर ऑफ रूट, नेचर ऑफ रूट किसके ऊपर डिपेंड करता है? डिस्क्रिमिनेंट पे, डी पे, कैपिटल डी, डिस्क्रिमिनेंट। इसकी वैल्यू कैलकुलेट होती है बी स्क्वायर माइनस 4ac से। इसके ऊपर डिपेंड करता है कि आपका रूट जो आएंगे, सॉल्यूशन जो होंगे, एक्स जो होंगे, वो किस तरह के होंगे। अगर ये डी लेस देन 0 होता है तो आपके रूट्स इमेजिनरी होते हैं, मतलब जो एक्स की वैल्यू आएगी वो आपको सॉल्व नहीं करनी है, डज नॉट एग्जिस्ट। समझिए इस बात, रियल रूट डज नॉट एग्जिस्ट, रियल रूट्स डज नॉट एग्जिस्ट, और इस केस में आप सॉल्व नहीं करते हैं। डी कैसे निकलेगा? बी स्क्वायर माइनस 4ac को सॉल्व करें। पार्टिसिपेट नहीं कर, गद्दर में देखा जाए। डी का वैल्यू इक्वल टू 0 हुआ तो रूट कैसे होंगे? बिल्कुल बात है, रूट रियल होंगे और इक्वल होंगे। और अगर डी आपका ग्रेटर देन 0 हुआ तो बिल्कुल डिस्टिंक्ट होंगे। डिस्टिंक्ट का मतलब क्या है? ठीक है, नॉट इक्वल, ठीक है, डिस्टिंक्ट रूट्स होंगे। डिफरेंट भी बोलते हैं आप इसको, ओके, डिस्टिंक्ट, डिफरेंट, ओके, अनइक्वल भी बोल सकते हैं। क्लियर है? इसी पे बेस रखकर उन्होंने फिर आपसे लेंथ क्वेश्चंस कुछ रखे हैं उन्होंने कि क्या ये पॉसिबल है। तो पॉसिबल है तो उसके लिए डी निकालना पड़ेगा आपको पहले, और डी अगर इमेजिनरी आता है तो ये पॉसिबल नहीं है।
और अगर डी इक्वल टू 0 आता है तो मतलब रियल है तो मतलब पॉसिबल है। ठीक है, इस केस में देखिए स्टोरी क्वेश्चन सबसे पहला उन्होंने पूछा 3, क्वेश्चन नंबर 3, अच्छा हाँ इसमें के वाला कर लेते हैं हम, सॉरी के वाला इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। क्वेश्चन नंबर 2 करेंगे हम, फाइंड द वैल्यू ऑफ के इफ रूट्स आर इक्वल। के की वैल्यू बताएं अगर रूट इक्वल है तो जैसे ये एक क्वेश्चन है के एक्स ब्रैकेट के अंदर x माइनस 2 प्लस का 6 इक्वल टू 0। अब इसमें से आपको के निकालना है। भाई के तो तब निकलेगा ना जब क्वाड्रेटिक इक्वेशन बनेगी। भाई इक्वल रूट तो ठीक है, लेकिन अप्लाई तो तभी करोगे ना बी स्क्वायर माइनस 4ac को जब तुम्हें इसमें क्वाड्रेटिक इक्वेशन दिखे। अब इसमें क्वाड्रेटिक इक्वेशन दिख ही नहीं रही, तो आप क्या करिए पहले क्वाड्रेटिक इक्वेशन बनाइए, यहाँ एक्स है यहाँ एक्स से मल्टीप्लाई करेंगे तो एक्स स्क्वायर बन जाएगा, मल्टीप्लाई कर दीजिए, सॉल्व कर लीजिए इसको तो। हाँ जी कई सवाल इसमें दो क्वाड्रेटिक बन जाते हैं, ये के होता और वो कैंसिल नहीं होते। दोबारा बोलो क्या बोल रहे हो? मान लो जैसे के एक्स है, भाई के अगर दो भी आ जाए तो प्रॉब्लम नहीं है। के एक्स स्क्वायर प्लस 6x स्क्वायर हाँ प्लस के एक्स, हाँ हाँ बता दे उसको बता दे, हाँ भाई बताओ के एक्स स्क्वायर प्लस 6x स्क्वायर प्लस 6x वो एक्स है हाँ प्लस प्लस के एक्स और प्लस 3 इक्वल टू 0, ऐसे ऐसा आता है ना? हाँ भाई बिल्कुल सही है, ऐसा भी आ सकता है। मेरी इक्वेशन क्या कहती है वो बताइए आप बस, ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी, वो ये कहते हैं कि एक ही एक्स स्क्वायर होना चाहिए। यहाँ कितने एक्स स्क्वायर चल रहे हैं, यही तो गड़बड़ है। आप एक काम करिए, आप एक्स स्क्वायर को कॉमन खींच लीजिए ना। अब आपका ए का रोल कौन प्ले कर रहा है? इस केस में इसमें भी एक्स है इसमें भी एक्स है, तो कोई बात नहीं, ये तो अच्छी बात है, एक्स कॉमन खींच लीजिए और बाकी क्या रहेगा आपके पास। अब आप बताइए क्या ये जनरल इक्वेशन से कंपेयर नहीं कर सकते आप? स्टैंडर्ड में ऐसा क्वेश्चन आएगा, बता देता हूं ऐसा आएगा, आपको ऐसा इक्वेशन देगा कि आप सॉल्व करोगे मल्टीप्लाई करोगे तो दो दो एक्स स्क्वायर दिखाई देंगे, तो उस केस में आपको कॉमन खींचना है और नंबर रह जाएंगे, फिर उनको ए मानना। स्टैंडर्ड में ऐसा ही आएगा। बेसिक में देखो ऐसा भी आ सकता है, जैसे 2x स्क्वायर प्लस के एक्स प्लस 3 इक्वल टू 0। ठीक है, अब इसमें बताओ ए कौन है, बी कौन है, के, सी कौन है, थोड़ा सा और टफ बनाने के लिए अब सी कौन है, माइनस। ठीक है, लेकिन स्टैंडर्ड वाले इस पे ले रेडी रहिए, ऐसा कुछ फंसाएगा तुम्हें जब आप सॉल्व भी करोगे, ऐसा लाओगे भी, फिर ऐसे लाके फिर आपको दो दो एक्स स्क्वायर भी दिखाई देंगे, फिर उस केस में आपको एक्स स्क्वायर कॉमन पूछना। ठीक है, फिर बनेगा क्वेश्चन। तो अब यहाँ पर मामला वही है कि आपके पास मल्टीप्लाई करना पड़ेगा आपको, कितना हो जाएगा के एक्स स्क्वायर माइनस 2kx प्लस 6 इक्वल टू 0। ए क्या है, तो इसमें मेरे को बी स्क्वायर माइनस 4ac को किसके इक्वल रखना है, क्योंकि इक्वल रूट है, दिया तो हुआ क्वेश्चन में, तो इस इक्वेशन का इस्तेमाल कर सकते हैं। बी की जगह क्या चलेगा, वाह बस भूल होगी भैया। ए की जगह क्या चलेगा के, सी की जगह क्या चलेगा इक्वल टू, यहाँ पे आप करोगे 4k स्क्वायर माइनस इक्वल टू 0, फिर इसमें आप के को 4k को कॉमन खींच लीजिए, k माइनस 6, तो यहाँ पर k एक बार 0 हो जाएगा और एक बार k आएगा आपके पास 6। ठीक है, ऐसे दो वैल्यूज आ जाएंगे। क्लियर है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन नंबर 3। क्वेश्चन नंबर 3 में बोला है कि एक रेक्टेंगुलर मैंगो ग्रोव है। ठीक है, मैंगो की एक पेटी है और लेंथ जो है इट इज ट्वाइस ऑफ ब्रेड्थ, तो ब्रेड्थ अगर x है तो लेंथ 2x है, और बोला है इनका एरिया जो है वो 800 आ रहा है। तो एरिया 800 आ रहा है तो इसका मतलब इक्वेशन सेटअप कुछ ऐसा होगा, एरिया इक्वल टू लेंथ इनटू, तो यहाँ पर 800, यहाँ पे 2x और ब्रेड्थ कितनी है x, इसको सॉल्व कर लेंगे आप, बन जाएगा। बस ध्यान रखिएगा इसको करने से पहले बी स्क्वायर माइनस 4ac चेक करें, डायरेक्ट x ना निकाल दें यहाँ पर, क्योंकि इसमें पूछा है आपसे क्वेश्चन कि क्या पॉसिबल है। जैसे 2 से काट, यहाँ पे कितना आएगा 400, तो यहाँ 400, यहाँ पर एक्स स्क्वायर, आप सब कुछ एक तरफ खींच दीजिए, एक्स स्क्वायर माइनस 400 इक्वल टू 0। फिर अगर मैं इसमें से बी स्क्वायर माइनस 4ac की वैल्यू कैलकुलेट करूं, बी का रोल कौन प्ले कर रहा है, गलत, 0। अगर x नहीं है तो 0x करिए। ठीक है,
तो बी का रोल प्ले कर रहा है 0 का स्क्वायर माइनस 4 इंटू ए कितना है 1, सी कितना है -400। तो आप इसको करोगे तो 1600 आ रहा है, तो डी आपके पास पॉजिटिव आ रहा है, तो पॉसिबल है। मतलब ये बताना कि पॉसिबल है या नहीं। डायरेक्ट एक्स निकाल के आप पॉसिबल है नहीं है ये नहीं बताएंगे, बी स्क्वायर माइनस 4ac पता चलेगा। वैसे क्वेश्चन आते नहीं है, बट इन केस आता है तो आपको ऐसे ही करना। पॉसिबल है या नहीं है ये चीज इमेजिनरी रूट से ही कैंसिल हो सकती है बस, उसके लिए बी, जिसके लिए आपको डी निकालना ही पड़ेगा। नेक्स्ट वाले में आपको एजेस वाला क्वेश्चन है। अगेन दो फ्रेंड है, उनकी एजेस का सम 20 है, एक को एक्स मानिए, दूसरा कितना हो जाएगा 20 माइनस एक्स। 4 साल पहले, तो 4 साल पहले ले जाइए -4 और 20 माइनस एक्स -4, उनका प्रोडक्ट ऑफ देयर एजेस इज 48, एजेस का प्रोडक्ट 48 हो जाता है। तो x माइनस 4, 16 माइनस एक्स और यहाँ पे हो जाएगा 48, इसको कर दीजिएगा, बन जाएगा। इसको करने के बाद डी जरूर चेक करिएगा। तो हो रहा है भाई लिटरली, मनीष तो क्या रहा है, क्या ही बोला, बहुत पढ़ लिया, इससे ज्यादा नहीं पढ़ा जा रहा। एक रेक्टेंगुलर पार्क है, पेरीमीटर 80 है। भाई पेरीमीटर 80 है, इक्वेशन कैसे बनेगी, और एरिया 800 है। भाई ब्रैकेट बना लीजिए, एक को x एक को y। पेरीमीटर का फॉर्मूला होता है रेक्टेंगल का 2 ब्रैकेट के अंदर x प्लस वाई इक्वल टू में 80, तो 2 से आप इसको कट कर देंगे यहाँ 40, x प्लस वाई कितना आ गया 40। एक ही जगह आप क्या रख सकते हैं, एक्स वाई इक्वल टू में, भाई कैसे करोगे इसको, बिल्कुल x को अकेला कर दीजिएगा, 40 माइनस वाई इसमें प्लेस कर दीजिएगा, 40 माइनस वाई और इंटू वाई इक्वल टू में 800 मल्टीप्लाई करिएगा, डी चेक करिएगा कैसा है, प्लस है कि माइनस है, वाई निकाल दीजिएगा। ठीक है, तो 4 चैप्टर में इतना ही कुछ था आपके पास। ठीक है, सारे स्टोरी क्वेश्चन इसमें करवा दिए गए हैं आपको। वाटर टाइप वाला मेरे ख्याल से इसमें है शायद, थर्ड में है, चैप्टर नंबर 3 में है मेरे ख्याल, इसमें ही है यार। दिखाओ मेरे को पुरानी वाली किताब, दिखाओ फटाफट। हाँ हाँ, पुरानी वाली किताब दिखा दीजिए, उससे कवर हो जाएगा। एमटीजी में से भी दिखा सकते हैं। देखिए इसमें एक एक्सप्रेस ट्रेन वाला भी है, एक सफाली वाला भी है, बिल्कुल। अरे यार ये सारे क्वेश्चन तो अच्छे हैं। चलिए एक ट्रेन वाला क्वेश्चन फिर वापस से कर लेते हैं, फिर एक टैप वाला करवाते हैं। ठीक है, टैप वाला क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है भाई। टैप वाला क्वेश्चन मैं पिछली बार छोड़ा था, बहुत पछताया फिर मुश्किल, क्योंकि टैप का क्वेश्चन दिया उन्होंने। आइए कर लेते हैं इसको, एक ट्रेन वाला कर लेते हैं, उसके बाद करते हैं इसको। ठीक है, डायगोनल 60 मोर देन है, क्लास है सफल। अच्छा इस वाले को कैसे करोगे भाई, x प्लस 4 1 अपॉन में x माइनस 7 इक्वल टू 11 अपॉन में 30। एलसीएम ले लेंगे, क्रॉस मल्टीप्लाई कर लेंगे, ब्रैकेटों का ध्यान रखेंगे लेकिन माइनस है बीच में। ठीक है, कर लेंगे आप इसको, गुड नाइस। एलसीएम लेके होगा। ठीक है, x प्लस 4 x माइनस 7, 1 से आपको मल्टीप्लाई करना पड़ेगा x माइनस 7 से, -1 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा x प्लस 4 से, यहाँ 11 अपॉन में 30। ब्रैकेट्स का थोड़ा ध्यान रखिएगा, गलती नहीं करनी है, क्योंकि वापस आके उसको करेक्ट करना बहुत बड़ा दिक्कत है भाई, फिर वो कटिंग होती है, वो गंदा दिखता है। आप आराम आराम से करिए, कोई दिक्कत नहीं है, बट सही करिए एक बार में। ठीक है, क्योंकि दोबारा गलती ढूंढना फिर उसको सही करना बहुत बड़ा प्रॉब्लम। ओके, दुख तभी होता है, बच्चे को टाइम लगाने में दिक्कत नहीं है, लेकिन ज्यादा टाइम लगाने के बाद भी गलत हो जाता है ना, तब दिमाग खराब होता है, बोला यार क्या ही बदतमीजी चल रही है पेपर में। ठीक है, ऐसे टाइम पर उठ के वॉशरूम होके आ जाओ, चाहे प्रेशर ज्यादा है तो इसलिए गलतियां हो रही। ठीक है, पानी वानी पी लो। चलिए नेक्स्ट वाला देखिए, इसमें एक ट्रेन वाला क्वेश्चन मैं आपको कराता हूँ, क्वेश्चन नंबर 8 है वैसे पुरानी वाली बुक में, एक्सरसाइज है आपके पास 4.3। क्वेश्चन नंबर 8, एक ट्रेन है जो कि 360, अब सुनो ट्रेन वाले क्वेश्चन मैंने बताया था आपको, टाइम का गैप देखते हैं हमेशा। एक ट्रेन है 360 किलोमीटर ट्रेवल कर रही है यूनिफॉर्म स्पीड के साथ, अगर स्पीड 5 से बढ़ा दी जाए तो 1 घंटा कम लगता है जर्नी में, स्पीड ऑफ द ट्रेन बताइए। ठीक है, तो इसका मतलब एक केस 1 नॉर्मल स्पीड वाला, ठीक है, और एक केस बनेगा एडवांस केस जो कि 2 होगा। चलिए स्पीड कितनी मानी है x, डिस्टेंस कितना बैठा है 480, तो 480 नहीं 360, 480 पिछले वाले का 360। हाँ जी, टाइम कितना हो जाएगा भाई, बिल्कुल डिस्टेंस को ऊपर स्पीड को नीचे, तो यहाँ पर 360 अपॉन में x, सही है।
सेकंड वाले केस की बात करें, स्पीड में उसने मेरे ख्याल से बढ़ाया है, तो x+5, डिस्टेंस अभी भी कितना है, 360 टाइम कितना हो जाएगा 360 अपॉन में x+5। अब अकॉर्डिंग टू, क्वेश्चन अब उसने दोनों के टाइमों का गैप 1 घंटा दिया है, 1 घंटा कम लगा टाइम, इस वाले केस में 1 घंटा कम लगा है, तो इस वाले में कम लगा है तो इस वाले में ज्यादा लगा होगा। या फिर आप स्पीडों को भी देख सकते हो, इधर स्पीड कितनी है x, इधर स्पीड कितनी है, तो आप खुद जज करिए कि किस में टाइम ज्यादा होगा, x में, क्योंकि स्पीड यहाँ पर x+5 हुई है तो स्पीड बढ़ी है तो टाइम कम हो गया होगा, तो ये वाला टाइम पक्का ज्यादा है, तो मतलब 360 अपॉन में x माइनस 360 अपॉन में x+5 इक्वल टू 1। और इसको हम एलिमिनेशन, इसको हम उससे एलसीएम लेकर सॉल्व करेंगे, ठीक है, ब्रैकेट्स का ध्यान दीजिएगा, हो जाएगा। चलिए वाटर टैप का क्वेश्चन मैं आपको बताता हूँ। देखो कोई वाटर टैप या फिर कोई किसी बंदे का वर्क डन 1 घंटे का या 1 दिन का निकालना होता है। देखो जैसे मान लो मनीष किसी काम को 5 डेज में करता है, तो इस केस में हम 1 आवर का नहीं निकालेंगे, हम 1 डे का निकालेंगे। मतलब बात जिस चीज में हो रही है ना उसके उस कंडीशन में 1 का निकालते हैं। जैसे मान लो एक टैब है, अब टैब का काम घंटों में होता है, उसमें बोलेगा भी कि भाई एक नल है 5 घंटे में वो पूरी टंकी भर देता है, ऐसा बोलेगा। तो इस केस में आप 1 डे का मत निकालिए, 1 आवर का निकालिए, 1 आवर का वर्क डन निकालना है। और निकालते कैसे वर्क डन को, हम यहां पर देखो टोटल टोटल वर्क हम इस केस में 1 सेट करते हैं। अब अगर टोटल वर्क ही अगर 1 है और मान लीजिए मनीष को उसी काम को करने में मान लीजिए 5 डेज लग रहे हैं, तो 1 दिन का, हाँ 1 डे का वर्क डन अगर मुझे निकालना है, थोड़ा समझिए कैसे निकलता है। बच्चे इसको 1 कर देते हैं, वो ठीक है, सही बात है, लेकिन आप खुद सोचिए भाई मनीष, ठीक है, मल्टीप्लाइड बाय 1 दिन का काम और इक्वल टू में टोटल वर्क हो जाएगा ना। भाई मनीष ने कितने डेज काम किया और मल्टीप्लाई बाय 1 दिन का काम, तो अब अगर 1 डे का वर्क डन निकालना है, अगर टोटल वर्क 1 है तो डेज को नीचे ही तो भेजोगे उनके, तो 1 दिन का काम कितना हो जाएगा 1/5, ऐसे बनता है, ठीक है, कि भाई वो डेज मल्टीप्लाइड बाय 1 दिन का काम इक्वल टू टोटल काम। अब टोटल काम अगर 1 है तो वो डेज को उसके नीचे ही तो भेजोगे, तभी तो 1 दिन का काम निकल कर आएगा कि 1/5 है या 1/3 है। नल अगर मान लो 3 घंटे में भर देता है तो एक घंटे का काम कितना है उसका 1/3। देखो सिंपल बात है बहुत ही। अब मान लीजिए युवराज का उसी दिन का काम, मतलब वही काम युवराज जो है वो मान लीजिए 10 दिनों में करता है, तो उसका 1 दिन का काम कितना हुआ 1/10, 1/10। अब देखो समझना, देखो ये क्वेश्चन तो मैं करा दूं, क्वेश्चन इतना बड़ी बात नहीं है, लेकिन थोड़ा सा इस कंसेप्ट को समझिए, क्योंकि वर्क डन के क्वेश्चन बार बार अलग अलग वैरायटी में पूछ रहा है वो। अब ऐसा हो सकता है, अब देखो इसमें एक और स्टोरीज बनती है फिर, तो मनीष और युवराज ने जो है दोनों भैया ने मिलकर 3 दिन तक काम किया, फिर मनीष युवराज में होगी लड़ाई किसी को लेके, ठीक है। अब क्या हुआ, युवराज रूठ के भग गया, अब वो काम अकेला किसने किया, मनीष ने, और कितने दिनों में टोटल काम खत्म हुआ, बताओ। ऐसे क्वेश्चन भी पूछ सकते हैं वर्क डन पे, अगर क्वेश्चन पूछ रहा है तो भाई देखो एक दूसरे को देख के ऐसा मत, लास्ट मोमेंट है, प्लीज डोंट स्पॉइल इट, ठीक है। तो मतलब यहां पर आपको क्या करना है, वर्क डन की बात करनी है उनको एक दिन। अब इस केस में देखो मैं बताता हूं कैसे काम होगा। तो मतलब मनीष का 1 दिन का काम कितना है 1/5, युवराज का 1 दिन का काम कितना था 1/10। ध्यान रखिएगा इस बात को, दोनों भैयाओं ने मिलकर 3 दिन काम किया, तो एक काम करते हैं पहले दोनों का 1-1 दिन का काम निकाल लेते हैं, उनको प्लस कराते हैं, जिससे कम से कम 1 दिन का काम तो निकल के आए दोनों का एक साथ करने का। मेरी बात सुनो, मैं क्या कह रहा हूं, मैं कह रहा हूं मनीष एक काम को 1/5 मतलब वर्क डन है उसका 1 दिन का, युवराज का कितने का है 1/10। जैसे इसको बहुत सिंपल समझा दो, मान लो निशांत है, वो 500 ईंटें फेंकता है दिन में, एक जगह से दूसरी जगह रखता है, और आयुष जो है वो 300 ईंटें ही रख पाता है, ठीक है। अब मुझे बताओ टोटल ईंटें उस दिन कितनी रख दी होंगी 800। भाई उसका 1 दिन का काम, उसका 1 दिन का काम, जब दोनों भैया एक गेल काम कर रहे थे तो दोनों ने प्लस करवाया, समझ में आई बात, ठीक है।
तो दोनों का एक एक दिन का काम निकाल के अगर प्लस कराओगे तो उनका एक साथ का काम निकल कर आ जाएगा। बोलो भाई, कोई इश्यू है इसमें तो बताइए मेरे को। ठीक है, यहां तक। टैबों में भी होता है ये काम। मान लीजिए एक टैब खोला, उसका मतलब 3 3 घंटे में टंकी भर देता था। एक टैब खोला तो 1 घंटे का काम कितना होगा उसका? 1/3। एक दूसरा टैब है, वो 2 घंटे लगाता है क्योंकि उससे थोड़ा सा बड़ा है, तो जल्दी भर देता है। मान लो मैं नॉर्मल टंकी मैं समरसेबल से भरूं और टूअल से भरूं, कौन ज्यादा जल्दी भरेगा? टूअल। सही बात है ना। मान लो समरसेबल उसको भरने में मान लो 1 घंटा लगाती है, 2 घंटा लगाती है, टूअल शायद 15 मिनट में भर दे। थोड़ा समझिए, तो लार्जर टैब टाइम कम लगता है। सही है ना? आया समझ में? ठीक है। अब हाँ, तो हम मनीष और युवराज की बात कर रहे थे क्योंकि मैं आपको थोड़ा सा एक एडवांस लेवल बता रहा हूँ। एडवांस लेवल बता के फिर थोड़ा लो लेवल बताऊंगा तो आपको लो लेवल आई जाएगा। समझिए थोड़ा स्टोरी को। मनीष ने 1/5, युवराज 1/10, दोनों भैयाओं ने एक गेल काम किया तो क्या कराना पड़ेगा? प्लस 1/2। सही है। ये जो मैंने 1/5 और 1/10 लिखा है गर्वित, ये क्या है? ये उनका एक दिन का मिलकर काम करने का वर्क है। सही है। ऐसे कितने दिन काम किया उन्होंने? 3 दिन। बताया था ना, अभी थोड़ा टाइम पहले बताया था। 3 दिन काम किया था उन्होंने। तो ये तो इनका एक दिन का काम है ना। ऐसे कितने दिन काम किया उन्होंने? तो मैं आगे क्या करूंगा? 3 मल्टीप्लाई। या फिर एक तरीका तो ये था, एक तरीका ये भी है, एक और दिन का काम। अब आप बताओ कौन से तरीके से लिखूं? ऐसे लिखूं या मल्टीप्लाई बाय 3 लिखूं? मल्टीप्लाई। ऐसे तो बेवकूफ बेवकूफ बन जाएगा अपन। ठीक है, तो ये भी कर सकते हैं। वैसे 3 दिन का काम आप एक एक करके प्लस करा रहे हो, या फिर आगे क्या लिखते हैं आप? 3। 3 दिन काम कर लिया। अब फिर क्या हुआ? फिर युवराज भग गया। वो लड़ाई वड़ाई हो गई, कोई मैटर हो गया, पुराना कोई मैटर निकल आया होगा। तो तूने उस दिन मेरे को मारा था, मैं साले मैं तुझसे काम नहीं कर रहा, भग जाए ऐसे। ठीक है। तो अब युवराज यहां नहीं है, युवराज नहीं है तो इसका मतलब 1/10 नहीं है, तो खाली 1/5 ही है। माइनस नहीं करना है, लिखना ही नहीं है। नहीं नहीं, माइनस करते हैं लेकिन वो नलों में करते हैं। मान लो टंकी फूटी हुई है तो वो उसके काम को घटाएगा साथ में। युवराज के चले जाने से मनीष का काम घटा नहीं है, मनीष अपनी स्पीड से ही कर रहा है। मान लो युवराज जाते जाते मनीष में 2 हथौड़े और मार गया, साले बकवास होते हैं। अब मनीष के वर्क डन पे शायद इफेक्ट पड़ सकता है। ठीक है, चलिए कोई बात नहीं, तो ध्यान दीजिए। समझो, टंकी के खेलों में, टैबों के खेलों में माइनस होता है, लेकिन वर्क डन में, मतलब ह्यूमन वर्क डन में नहीं होता है। तो किसी के चले जाने से हालांकि दुख तो बहुत होता है, बट एफिशिएंसी पे फर्क नहीं पड़ना चाहिए। रियल लाइफ में तो होता ही है, ऑब्वियसली बात है। हाँ जी, अब 1/5 है। अब ऐसे कितने दिन काम किया मनीष ने? यही, ये तो पता ही नहीं है, तो इसको हम मानेंगे एक्स। लेकिन मनीष ने वादा किया था कि काम खत्म करके दूंगा, तो इक्वल टू क्या? टोटल वर्क डन। टोटल वर्क डन 1 माना था आपने, ये बनी है इक्वेशन। इसमें से अगर एक्स निकाल दें और उसमें 3 और प्लस कर दें, क्योंकि 3 दिन काम युवराज भी करके गया था, तो x+3 आपका टोटल टाइम होगा काम करने का, काम खत्म करने का। हालांकि उसमें मनीष ने कितने दिन किया, युवराज ने कितने दिन किया, वो अलग पार्ट, लेकिन टोटल काम पूछा था उसने, टोटल काम कितने दिन। अगर क्वेश्चन ऐसा पूछे ना 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 मनीष ने अकेले कितने दिन काम किया था, तो उस केस में आप क्या निकालेंगे? खाली एक्स। लेकिन अगर ये पूछे कि ना जी टोटल कितने दिन काम चला, तो एक्स निकलेगा, उसमें 3 और क्या होंगे? प्लस। समझ में आ रही है स्टोरी? हल्का फुल्का तो आ ही रहा होगा। ठीक है, तो इस तरीके से आपको काम, मतलब इस तरीके से चीज समझ ली। ऐसा पूछ सकता है, बिल्कुल पूछ सकता है। मैं आपको बताऊं ये कौन सी क्लास का है, ये 7th और 8th का है, वर्क डन कंसेप्ट। ठीक है, तो चलिए देखते हैं इसमें इन्होंने क्या क्वेश्चन दिया। करवा देंगे बाबू, चिंता मत करो, करवा के भेजूंगा आपको। थोड़ा सा टाइम खींचेगा, खिंच जान दो, कोई दिक्कत नहीं है, पर आप इसको कंप्लीट करके चाहिए। ठीक है, क्योंकि यही एक, ये एक लास्ट मोमेंट्स और हैं बस। चलिए देखिए अब इसमें है। बाबू देखिए, मैं एक्चुअली थोड़ा सा मेरा फोकस ना उस टाइम पे जैसे हर्ष हो गया उन पे है, क्योंकि हर्ष के थोड़े कुछ चैप्टर, 1 2 चैप्टर में करवाऊंगा, उसके साथ साथ आप अपने डाउट्स लेते रहिएगा, मुझे कोई इशू नहीं। ठीक है, चलिए ना।
क्या हो गया, इंपॉर्टेंट है, चलो ठीक। देखिए, दो वाटर टैप्स है, कैन फिल अ टैंक इन 9 3/8 आवर्स। दो पानी की टंकी है और वो 9 3/8 आवर्स में टोटल टंकी को फिल कर देती है। तो मतलब एक टैंक है आपके पास, उसमें दो वाटर टैप्स है, ठीक है, और वो कितने घंटे में दोनों मिलकर कितने घंटे में काम खत्म कर देते हैं, 9 3/8 आवर्स, ठीक है। तो मतलब 9 3/8 आवर्स काम करवाना पड़ेगा उन दोनों से, तब जाकर इक्वल टू 1 लिखा जा सकता है। मेरी बात समझ में आई जो मैंने स्टेटमेंट दी अभी, बहुत इंपॉर्टेंट बात है ये। दोनों टैबों को 9 3/8 आवर्स काम करवाना पड़ेगा, तब जाकर इक्वल टू 1 लिख पाओगे, वरना नहीं लिख पाओगे। अब देखिए क्वेश्चन क्या है, लेकिन भैया दोनों का अभी कुछ टाइम आएंगे तो बताएंगे। अरे आगे बताएगा, स्टोरी सुनो। टैब ऑफ लार्जर डायमीटर टेक्स 10 आवर लेस देन द स्मॉलर वन टू फिल द टैंक सेपरेटली। इसका मीनिंग समझा दो बस जरूर, इसके मीनिंग में ही रहस्य है दोनों का। भैया अगर छोटा वाला एक्स टाइम में अगर लार्जर डायमीटर टेक्स 10 आवर लेस देन द स्मॉलर वन। जो छोटे डायमीटर वाला टैप अगर वो एक्स टाइम ले रहा है टैंक को फिल करने में, तो जो बड़ा वाला है वो एक्स माइनस 10। बिल्कुल, टाइमों का हिसाब किताब बताया उन्होंने, तो टाइमों से वर्क डन निकलता है, अपॉन में कर देते हैं। तो यहां पर हम क्या करेंगे, लेट द टाइम टेकन बाय स्मॉलर टैब, स्मॉल टैब, क्योंकि लार्जर टैब 10 घंटे कम ले रहा है छोटे वाले से, तो छोटे वाले पे वो खुद डिपेंड कर रहा है अपने टाइम के लिए। तो पहले छोटे वाले को सेट करिए x, लार्जर का कितना हो जाएगा, लार्जर टैब टाइम कितना हो जाएगा भाई, x माइनस 10। अच्छा, इसका वर्क डन तो बता दो कितना हो जाएगा, 1/x। इसका वर्क डन बिल्कुल सही बात, 1 में x माइनस 10। अब मुझे ये बताओ, दोनों को एक साथ काम करवाना है शायद इसमें, फाइंड द टाइम इन विच ईच टैप कैन, आप बोला दोनों अकेले अकेले अगर भरे तो कितने टाइम में भर लेंगे, तो कोई बात नहीं, टाइम मतलब x निकालना है इसका, और इसका क्या निकालना है, x माइनस 10। लेकिन दोनों को एक साथ काम कराने में भरने का काम हो जाने का टाइम है मेरे पास कितना है, 9 3/8 आवर्स। तो एक काम करते हैं, मैं इक्वेशन सेटअप कर रहा हूँ कि 1/x प्लस 1/x माइनस, मैं ये पूछ रहा हूँ ये जो मैंने लिखा है ये क्या चीज है, गलत, टोटल वर्क नहीं है, बकवास दे रहा है। एक घंटे में दोनों मिलकर कितना काम करते हैं, तो ये वो ऐसे कितने घंटे काम किया दोनों ने, ये सुनता ही नहीं है बातों को। 9 3/8 घंटे दोनों जब चले थे तो टंकी भर गई थी, तो इक्वल टू क्या। अब क्वेश्चन थोड़ा और फ्रेम हो सकता है, 9 3/8 आवर में आधी टंकी भरते हैं, वर्क डन कितना हो जाएगा, आधा। वर्क डन हर जगह बनी रहे, टोटल काम 1 है। अब बोलता है 1/3 टंकी भरी है तो 1/3 लिखो टोटल वर्क। बोलता आधी भरी है 1/2 लिखो। क्वेश्चन फ्रेम हो सकता है बाबू, हमेशा इक्वल टू 1 होगा, वो डिपेंड करता है, अगर काम पूरा हुआ है तो इक्वल टू 1 लिखो। दो टंकी भरी है तो जैसे मान लो युवराज मनीष की लड़ाई हुई और ओ भाई भग गया, उसके बाद कुछ दिन काम किया, फिर मनीष भी भग गया, फिर ठेकेदार आया, फिर उसने देखा अरे ये तो आधा ही काम हुआ है, तो इक्वल टू 1 नहीं लिखेंगे आप, इक्वल टू हाफ लिखेंगे, हाफ काम हुआ है, समझ में आया? ठीक है भाई, देखो अगर 2 टंकी भरी है तो वो क्वेश्चन में या तो स्टार्ट ही उसने इस तरीके से किया होगा कि 2 टंकी भरने को आप टोटल काम मान रहे हैं, 1 टंकी भरने को 1 नहीं मान रहे, टोटल काम को मान रहे हैं। अब टोटल काम में अगर 2 टंकी आती है तो 2 टंकी आती है, ठीक है। तो इक्वल टू इस केस में क्या लिखेंगे हम, 1। भाई बताओ ये नहीं आ रहा है समझ में, तुम मुझे बताओ पक्का ना, ठीक है। वर्क डन के क्वेश्चन में परेशान मत होइए। अब इसको आपको सॉल्व करना है, इसको सॉल्व करने का मैंने आपको बताया था, यहाँ पे कितना हो जाएगा 75/8, यहाँ पर आप एलसीएम ले लेंगे x और x माइनस 10, ऊपर में x माइनस 10 आ जाएगा, नीचे में x आ जाएगा इक्वल टू 1, ऊपर वाला ऊपर मल्टीप्लाई करिएगा, नीचे वाला नीचे मल्टीप्लाई करिएगा, फिर क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे, ठीक है। हालांकि x से x इसमें कुछ कट नहीं रहा है, यहाँ पे करेंगे, ठीक है, कर लोगे, ठीक है, इस तरीके से करना है। ये तो आपके पास वर्क डन वाला क्वेश्चन है। अच्छा हाँ, वो फूटने वाला और बता देता हूँ मैं कंसेप्ट क्या है उसमें, वो टैंक कैसे जैसे फूटा रहता है। देखिए क्वेश्चन कुछ इस तरीके का है उसमें, देखिए प्लीज प्लीज यहाँ समझिए, एक आपके पास एक टैंक है, ठीक है, जिसमें आपके पास जिसमें 2 टैब लगे हुए हैं,
और यहाँ पर एक आउटलेट टैब, मतलब किसी ने गड्ढा है या जो भी चीज, टंकी खाली करने के लिए भी लोग अक्सर टैब लगाते हैं कि भाई पूरा पानी बाहर निकल जाए, फिर अपन साफ सफाई कर लें, नहीं तो वरना बाल्टी से खींचना पड़ेगा। हालांकि आप लोगों के यहाँ पर ऐसा नहीं होगा क्योंकि वो टंकी आपके पाइप से भी कनेक्ट होती है, तो आप नीचे के नल खोल देते हो, जिस दिन टंकी साफ करने का मन होता है सारा पानी निकल जाता है, फिर आप साफ कर लेते हो। ठीक है, भरी भराई टंकी कोई साफ नहीं करता। तो एक टैब लोग आजकल नीचे भी लगाते हैं, हालांकि ये टैब आपके घरों तक चला जाता है तो कोई इशू नहीं, टंकी खाली हो ही जाती है, मेन पर्पज टंकी खाली करने का होता है। लेकिन जो कुंडियां होती हैं जैसे जिसमें टूअल होता है, उसको अगर साफ करना होता है तो नीचे एक वो छेद सा रखते हैं, जो छोटा सा वहां पे खुलता है मामला, उसको खोल देते हैं, उससे पूरा टंकी का पानी बाहर निकल जाता है। ठीक है, टूअलों में ऐसा सिस्टम करते हैं लोग। तो दो तो इनलेट है, इनको बोलते हैं इनलेट जो पानी अंदर डालते हैं, और एक को बोलते हैं आउटलेट जो पानी बाहर निकालता है। तो ये जो है इस पूरी टंकी को मान लीजिए 3 घंटे में पूरा भर देता है, और ये जो है ये मान लीजिए 6 घंटे में पूरा भरता है, थोड़ा छोटा है, या फिर ये 2 घंटे में, ये और तगड़ा भी है, ये 2 घंटे में भर देता है। और ये जो है ये खाली करता है 6 घंटे में। अब क्या हुआ, एक बंदे ने दोनों टैप चालू कर दिए और वो भूल गया उस नीचे वाले टैप को बंद करना, गट्टक्सी को लगाना जो जिससे भरे। अब तीनों खुले पड़े हैं, वो भी ये भी और नीचे वाला भी। अब पूछ रहा है कितने घंटे में टंकी भरेगी। अब आप मुझे बताओ 1 घंटे का काम कैसे करोगे, इसका 1 घंटे का काम कितना होगा, इसका 1 घंटे का, इसका, लेकिन ये कम कर रहा है तो माइनस कर रहा है, ध्यान रखिएगा इसको। अब तीनों खुले पड़े हैं ना, तो पहले तो तीनों के 1 घंटे खुलने पे 1 घंटे का काम निकालता है, 1/3 प्लस माइनस, ये जो मैंने लिखा है ये क्या है बताओ, 1 घंटे का काम है ये। अब ऐसे कितने घंटे काम हुआ वही तो निकालना है, वही तो नहीं पता है, तो एक्स, लेकिन टंकी भर गई, आया, सच बताओ समझ में आ रहा है, अब मैं से एक्स निकाल देना। तो ये क्वेश्चन बनता है। अब जिस बच्चे को नहीं पता होता कि आउटलेट ये काम करता है, वो इधर भी क्या कर देता है, अब खत्म क्वेश्चन। ठीक है, तो इस बात को ध्यान रखिए थोड़ा सा। एक्सप्रेस ट्रेन वाला मैं ऑलरेडी करा चुका हूँ आपको, आप बोले तो एक और करवा दें, करवाएं। अपस्ट्रीम डाउनस्ट्रीम पे आ जाते हैं, इसमें तो मेरे ख्याल से अपस्ट्रीम डाउनस्ट्रीम नहीं होगा, इसमें अपस्ट्रीम डाउनस्ट्रीम है। एग्जांपल है, चलिए अपस्ट्रीम डाउनस्ट्रीम का क्वेश्चन करा देते हैं। अपस्ट्रीम डाउनस्ट्रीम में एक पैटर्न है जो आप फॉलो करेंगे। ये क्वेश्चन आपका इसमें भी बनता है, क्या कहते हैं उसको, पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन में भी, और इसमें भी बनता है क्वाड्रेटिक में भी। हालांकि अब ये पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन में बनाते नहीं है इसको, ठीक है, हटा दिया है, क्वाड्रेटिक में बनाते क्योंकि वो रिड्यूसिबल फॉर्म बन जाता है। ठीक है, देखिए मैं आपको समझाता हूँ। अपस्ट्रीम डाउनस्ट्रीम का जो कंसेप्ट है वो किस चीज पर डिपेंड करता है, अपस्ट्रीम और डाउनस्ट्रीम। अपस्ट्रीम डाउनस्ट्रीम के कंसेप्ट में टोटल 4 चीजें बड़ी मैटर करती हैं। जैसे फ्रैक्शन वाले क्वेश्चन में न्यूमरेटर डिनोमिनेटर मैटर करता है, एजेस वाले क्वेश्चन का ट्रिक क्या है, प्रेजेंटेज, है ना। इसी तरीके से अपस्ट्रीम और डाउनस्ट्रीम के और ट्रेन वाले क्वेश्चनों का कंसेप्ट क्या है, स्पीड, डिस्टेंस और टाइम, टाइम निकालना है दोनों में, और दोनों को माइनस प्लस करके अपना वो लिख देना। इसी तरीके से अपस्ट्रीम डाउनस्ट्रीम के क्वेश्चनों का भी एक पैटर्न है, और मैंने अब वो टैब वाले भी करा दिया आपको, उनका वर्ग डन वाला पैटर्न, इक्वल टू 1 लिखते हैं लास्ट में, है ना। ये सारे मतलब टाइम दिया होगा फिर 1 डे का वर्क डन। इसी तरीके से अपस्ट्रीम डाउनस्ट्रीम का भी कंसेप्ट है। 4 चीजें बड़ी मैटर करती हैं इसमें। एक तो स्पीड ऑफ पर्सन, ठीक है, स्पीड ऑफ बोट, स्पीड ऑफ पर्सन, या जो भी आप उसमें मेंशन होगा, ठीक है। तो स्पीड ऑफ पर्सन लिख देता हूं मैं, एक तो ये आप एक्स सेट करेंगे। एक स्पीड ऑफ वाटर, स्पीड ऑफ वाटर लिखते हैं, स्पीड ऑफ रिवर, स्पीड ऑफ करंट, करंट मतलब वाटर करंट, ठीक है, बहाव, बहाव को करंट भी कहते हैं, ठीक है। ठीक है, तो इस तरीके से बोलते हैं। स्पीड ऑफ वाटर को आप हमेशा क्या सेट करेंगे, वाई। अब अगर ये क्वाड्रेटिक का है तो पक्का एक्स या वाई जो आप दो लेट कर रहे हो वेरिएबल, तो दो में से एक वेरिएबल आपको वो देगा, या तो स्पीड ऑफ पर्सन दे देगा और वाई पे बात करेगा, या वाटर दे देगा पर्सन पे बात करेगा, ऐसे कुछ क्वेश्चन आएंगे। फिर इसके बाद स्पीड इन अपस्ट्रीम,
या स्पीड ऑफ अपस्ट्रीम। अपस्ट्रीम का मतलब क्या होता है, अप मतलब ऊपर जाना। अब आप अपने आप को खुद सोचिए पानी का कि जब आप पानी के अपोजिट जाते हैं तो पानी सपोर्ट करता है कि अगेंस्ट आता है, अगेंस्ट आता है, स्पीड रुक जाती है। गंगा में मैंने देखा बहुत बहुत बढ़िया बढ़िया तैराक भी लगातार एक ही जगह पे तैरते रहते हैं, क्योंकि उनकी स्पीड और बहाव की स्पीड बराबर होती है, तो बहाव उनकी स्पीड को काटता रहता है, बराबर ही है। ठीक है, तो स्पीड इन अपस्ट्रीम जो होती है, पर्सन की स्पीड में से बहाव की स्पीड हमेशा माइनस होती है। और लास्ट है आपके पास स्पीड इन डाउनस्ट्रीम। प्लस हो जाएगी। हाँ, अगर बहाव की स्पीड ज्यादा हुई तो पर्सन पीछे ही चला जाएगा। माइनस हाँ, मतलब आप पीछे जाएंगे, जैसे गंगा जी में होता है, जैसे मान लो हम तो इतने बढ़िया तैराक है भी नहीं, हम तैराकी क्या है, बट थोड़ा हाथ पांव में मारा तो भी पता चला आधा किलोमीटर, मतलब 1 इंच आगे जाने के बजाय हम आधा किलोमीटर पीछे चले गए, क्योंकि बहाव बहुत ज्यादा तेज था। बहाव मान लीजिए 6 किलोमीटर प्रति घंटे का है, आपकी स्पीड 2 किलोमीटर प्रति घंटे की है, तो -4 से पीछे जाओगे, पीछे की तरफ कवर होगा डिस्टेंस। ठीक है, पता चला इलाहाबाद में निकलेगा। ठीक है, तो स्पीड इन डाउनस्ट्रीम में आप क्या करते हैं, x प्लस वाई। हाँ, थोड़ा सा कभी कभी जैसे रिवर में हम तैरते हैं और पता चला, मतलब हमें भी इसी तरफ ही जाना, हमें इलाहाबाद ही जाना था, तो भाई आपको स्पीड ऑफ स्ट्रीम जो है वो प्लस करवाएगा, मतलब बढ़ाएगा आपकी स्पीड को, और आप एक हाथ मारेंगे और पता चला ओहो आधा किलोमीटर निकल गए। ठीक है, तो अपस्ट्रीम में स्पीड है माइनस होती है, डाउनस्ट्रीम में स्पीड है प्लस होती है, वाटर और पर्सन की स्पीड। मतलब अगर स्ट्रीम का क्वेश्चन आया तो ये 4 बातें जरूर लिखिएगा, 1 नंबर कंफर्म है, क्योंकि बाकी तो इक्वेशन है, अगर 4 नंबर का हुआ तो 1 नंबर मिल जाएगा आपको, आप इतनी बात ही लिखना। ठीक है, फिर आपको वो हिसाब किताब बताएगा कि भैया गया इतने में, फिर आया उतने में, फिर वो जो भी है वो हिसाब किताब चलेगा। देखिए, जैसे मैं आपको क्वेश्चन दिखा देता हूँ, एक मोटर बोट है जिसकी स्पीड है 18 किलोमीटर पर आवर इन स्टिल वाटर। प्लीज प्लीज यहां गौर करिए, एक मोटर बोट है जिसकी स्पीड है 18 किलोमीटर पर आवर इन स्टिल वाटर। मैं क्वेश्चन लिख देता हूं, अ मोटर बोट, खाना नहीं खा गया क्या? तो मैं बोला था यार खाना खा के आने के लिए, 10 बजे तभी तो रखा था, बनाना हो तब। अ मोटर बोट हु स्पीड इज 18 किलोमीटर पर आवर। देखिए भाई, अगर आप लोग स्कूल मतलब वहां पे भी जाते हैं एग्जाम में, खाना खा के नहीं जाते हैं, इट्स अ वेरी बैड हैबिट, खाना खा के जाइए, खाना खा के जाइएगा मैथ्स के पेपर में स्पेशली, खाना खा के जाइएगा, ज्यादा नहीं, ऐसा नहीं कि ठूस ठास के चले जाओ, पर खा के जाइएगा। ठीक है, कुछ ना कुछ सही से, क्योंकि जब आप कैलकुलेशंस करते हैं ना दिमाग गर्म हो जाता है, सही बता रहा हूँ। बाकी पेपरों में नहीं फील हुआ होगा, मैथ्स में आपको फील होगा, हैंग हो जाएगा दिमाग। A motorboat whose speed is 80 किलोमीटर पर आवर इन स्टिल वाटर। प्लीज गौर करिए, अरे देख फिर बोल रहा हूँ, उसमें कहते भिचंडी वाला गया, टाइम बाबू है बहुत, 1 घंटा और है चलिए। अगर टॉपिक क्लियर नहीं होंगे हम आगे नहीं जाएंगे, हम जाने तोड़ दूंगा तुम्हें। मोर टू गो 24 किलोमीटर अपस्ट्रीम देन टू रिटर्न डाउनस्ट्रीम to the same spot, to the same spot. Find speed in speed of the stream. मीनिंग बताइए इसका आयुष, एक मोटर बोट है जिसकी स्पीड 18 किलोमीटर पर आ रहा है, स्टिल वाटर। स्टिल वाटर मतलब रुके हुए पानी में, रुके हुए पानी का मतलब ये है कि आपकी सिर्फ स्पीड के बारे में बात कर रहा है। तो एक मोटर बोट है जिसकी स्पीड इन स्टिल वाटर है 18 किलोमीटर पर आवर इन स्टिल वाटर, टेक्स 1 hour more to go 24 किलोमीटर अपस्ट्रीम देन टू रिटर्न डाउनस्ट्रीम टू द सेम स्पॉट। मीनिंग भाई, मैंने आपको अपस्ट्रीम डाउनस्ट्रीम के क्वेश्चन जो बताए थे वो इस तरीके से बताए थे कि पहले तो बंदे की स्पीड सेट करो। तो बताइए स्पीड ऑफ पर्सन, तो इसमें है नहीं, बोट है, स्पीड ऑफ बोट एक्स मानना चाहिए, लेकिन दिया हुआ है, क्या करें मजबूरी है, अगर नहीं दिया होता तो मैं पक्का एक्स ही मानता।
और स्पीड ऑफ वाटर वाटर या स्पीड ऑफ स्ट्रीम, क्योंकि स्ट्रीम लिखा हुआ है तो स्ट्रीम आप लिख दीजिए। हाँ जी, कितना है y। जो वेरिएबल आपने सेट करे हैं उनको वही वेरिएबल रखिए, वरना गलती हो जाएगी, फिर x माइनस वाई फिर y माइनस x सब गलत कर दोगे। अगर पर्सन की स्पीड दे दी तो x गया, फिर x नहीं मानना, फिर y मानना। ठीक है। पानी तरफ पकड़ो, स्पीड 0 कहाँ पर? हाँ तो मैंने भी तो बोला 18 किलोमीटर रुके हुए पानी में बता रहा है बोट की स्पीड, तो इसका मतलब सिर्फ बोट की स्पीड के ही बारे में बात कर रहा है। वाई की 0 लिख सकते हैं। लिख दीजिए 18 माइनस 0 कितना आएगा? अरे पानी रुका हुआ है भैया, पानी रुका हुआ है। अब रुके हुए पानी में जैसे मान लो, देखो एक होता है, एक मिनट अभी करेंगे करेंगे उस पर बात करेंगे, अभी अपस्ट्रीम डाउनस्ट्रीम पे मैं गया नहीं हूँ। अपस्ट्रीम का अगर निकालना है तो 18 माइनस वाई होगा, डाउनस्ट्रीम का निकालना है तो 18 प्लस वाई होगा। उसने ये बिल्कुल नहीं बोला है कि पानी, मतलब ये जो चीज लिखी है ना उसने इन स्टिल वाटर, ये सिर्फ बोट की स्पीड देने का तरीका है, ये तरीका है। वो ये नहीं कह रहा कि ये सारा का सारा जो प्रक्रिया है वो रुके हुए पानी में ही हो रही है। वही कह रहा है अगर बोट रुके हुए पानी में 18 किलोमीटर की स्पीड देती है तो आगे बात करिए। ठीक है, समझ में आई बात यहां तक? अच्छा जी, नाउ स्पीड ऑफ अपस्ट्रीम बताइए कितना हो जाएगा? 18 माइनस वाई। भैया अगर स्ट्रीम की स्पीड दे देता और पर्सन की नहीं देता तो हम पर्सन की को x मानते और जो देता उसको मतलब यहाँ पे 6 मानते हैं, जो भी चीज है बिल्कुल ऐसा ही करते हैं। तो उस केस में x आप चलाते और y आपका दिया हुआ है। ठीक है, प्लीज उसको 18 और नीचे वाले को x मान के ये गलती मत करिएगा, फिर आपके फिर दिक्कतें बन जाएंगी थोड़ी सी। ठीक है, अच्छा जी, अपस्ट्रीम की बात करिए हमने 18 माइनस वाई, स्पीड ऑफ या स्पीड इन डाउनस्ट्रीम कितना हो जाएगा? 18 प्लस वाई। सही है। अब आइए ये चार चीजें लिखने के बाद अब स्टोरी पढ़ेंगे। अब पढ़िए स्टोरी पूरी क्या क्या लिखी है। 18 किलोमीटर स्टिल वाटर टेक्स 1 आवर मोर टू गो 24 किलोमीटर अपस्ट्रीम देन टू रिटर्न टू डाउनस्ट्रीम। इसका मीनिंग है कि एक मोटर बोट को 24 किलोमीटर ऊपर जाने में 1 घंटा ज्यादा लगता है देन टू डाउनस्ट्रीम, डाउनस्ट्रीम में वापस आने, मतलब चढ़ाई में 1 घंटा ज्यादा लगेगा कंपेयर टू वापस आने में। तो इसका मतलब दोनों के टाइमों का गैप कितना है? 1 घंटा है, वो खुद ही कह रहा है। तो इस केस में आप पहला केस जाइए अपस्ट्रीम का, दूसरा केस जाइए डाउनस्ट्रीम का। दोनों केसों में क्या निकालिए? टाइम। दोनों केसों में क्या निकालिए? टाइम, क्योंकि बात टाइम की हो रही है। अब इस क्वेश्चन को ऐसे भी कह सकता था, अपस्ट्रीम और डाउनस्ट्रीम जाने में टोटल टाइम 4 घंटे लगता है, तो दोनों के टाइम निकाल लें और दोनों के टाइम को क्या करवा देना? प्लस। इस केस में वो ये कह रहा है कि 1 घंटा मोर लगता है, तो ज्यादा लगता है, तो मतलब दोनों के टाइमों का डिफरेंस दिया हुआ है। तो आप क्या करेंगे इस केस में कि अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन स्पीड, सॉरी अब हम केस 1 बना रहे हैं। केस 1 किसका बना रहे हैं आप? अपस्ट्रीम का। हाँ जी, स्पीड बताइए अपस्ट्रीम में कितनी होती है? 18 माइनस वही, ये इसलिए तो लिखे हैं ये। हाँ जी, डिस्टेंस कितना है? 24 किलोमीटर। क्या निकालेंगे हम? टाइम। आपने गौर किया ट्रेन वाले क्वेश्चन में भी टाइम निकाल रहे थे, अपस्ट्रीम डाउनस्ट्रीम टाइम। तो मतलब जो कहता है ना कि हाँ भाई इतने का इतने ज्यादा टाइम लग रहा है, तो मतलब टाइमों पे इक्वेशन है। आज कितना हो जाएगा? 24 अपॉन में 18 माइनस वाई। और केस सेकंड किसका है? डाउनस्ट्रीम का। आज इस केस में क्या रहेगा? स्पीड कितनी रहेगी? 18 प्लस वाई। डाउनस्ट्रीम कितना हो जाएगा? कितना हो जाएगा? 24। टाइम कितना हो जाएगा? 24 अपॉन में 18 प्लस वाई। ठीक है, अब क्या करने वाला हूं बताओ? बिल्कुल, दोनों टाइमों को हम माइनस करवाएंगे, क्योंकि दोनों के टाइमों का गैप कितना दिया हुआ है? 1 आवर। अब किस केस में ज्यादा टाइम लगेगा? ऊपर वाले में, नीचे वाले में? क्योंकि चढ़ाई में ज्यादा टाइम लगता है कंपेयर टू उतरने में। तो 24 और स्पीड भी कम हुई है, बिल्कुल सही बात है। 18 माइनस वाई माइनस 24 अपॉन में 18 प्लस वाई इक्वल टू 1 आवर दिया हुआ है।
और इस इक्वेशन को आप सॉल्व कर y निकाल लेंगे। ठीक है, तो ये आपके पास अपस्ट्रीम डाउनस्ट्रीम का है क्वेश्चन। इसके अलावा एक डिजिट वाले क्वेश्चन और रहते हैं। ठीक है, और एक ये वाला और एक क्वेश्चन और कराएंगे भाई इसका। देखिए जितना मतलब टाइम है मेरे पास। देखिए पानी भर लाऊंगी। हाँ पानी भर लाइए। एरिया ऑफ टू स्क्वायर इज, सुनो इधर, इस वाले क्वेश्चन को बताइए कैसे करेंगे। सम ऑफ एरिया ऑफ टू स्क्वायर्स इज 468। डिफरेंस ऑफ बॉटल ले लीजिए जाओ, डिफरेंस ऑफ देयर पेरीमीटर is 24. Find sides of square. बताओ भाई मनीष कैसे करेंगे इसको, साइड्स ऑफ स्क्वायर बताओ। भाई पहली बात तो दो स्क्वायर ले लेंगे, बिल्कुल सही बात बोल रहा है वो। एक एक्स स्पीड मतलब साइडों को एक्स मान लेंगे, एक को क्या मान लेंगे हम लोग वाई। हाँ जी, उनके किसका एरिया, तो एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इक्वल टू में, ये पहली इक्वेशन है। हाँ जी, और डिफरेंस दे रखा पेरीमीटर, बिल्कुल उनके पेरीमीटर का डिफरेंस, तो 4x माइनस इक्वल टू, बिल्कुल इसको रेडी कर लेना बेसिक वालों, 5 नंबर में आएगा सीधा सीधा। हाँ 5 नंबर में आएगा, स्टैंडर्ड वालों के लिए 3 में जाएगा, बड़े बेसिक वालों के लिए 5 में आएगा। ठीक है, गौर करिएगा क्योंकि इसमें एक पैटर्न भी यूज होता है, तो अपना सब्स्टिट्यूशन वाला वो चीज भी यूज होती है, इसलिए इंपॉर्टेंट बन जाता है। 4 कॉमन निकाल लेंगे, काट लेंगे इसको आप 6, x माइनस वाई इक्वल टू में कितना आ गया 6। अब क्या करोगे, बिल्कुल सही बात है, x को अकेला कर देते हैं 6 प्लस वाई, इसमें प्लेस करेंगे आप x की जगह, x plus y का होल स्क्वायर प्लस y स्क्वायर इक्वल टू 468। बिल्कुल सही। और इसमें से आप क्या कर देंगे y, कैसे सॉल्व करेंगे 6 प्लस वाई को, a प्लस बी का होल स्क्वायर, तो 36 प्लस y स्क्वायर प्लस 12 y स्क्वायर इक्वल टू 468 वाई स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर, y स्क्वायर और यहाँ पे 36 सही और माइनस का 468 इक्वल टू 0। ठीक है, इसमें से आप माइनस करा देंगे तो यहाँ पर हो जाएगा 2y स्क्वायर 12, अच्छा 12 हो जाएगा। हाँ भाई माइनस माइनस करिए कितना हो जाएगा यहाँ पे 2, और यहाँ पे आ जाएगा 3 और ये हो जाएगा 432। 2 कॉमन निकालेंगे तो यहाँ पर वाई स्क्वायर प्लस माइनस 216। नंबर याद है नहीं, ठीक है मिल जाए। ठीक है, तो चौथे में आपके पास इतना ही है सब। देखो भाई थर्ड वाले में क्या क्या